डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1791 से 1800 तक। मैजिक क्रिस्टल की कान की नीलामी से पैदा होने वाले हंगामे ने हाजरीन में मौजूद मुख्तलिफ ताकतों की तवज्जो कान के बाद जाहिर होने वाली बहुत सी शानदार इख्तितामी एशा से हटा दी। ज्यादातर ने अपनी तवज्जो मैजिक क्रिस्टल की कान के मुज़मरात पर मरकूज रखी। अब चूंकि स्टार लाइन कॉरपोरेशन के पास मैजिक क्रिस्टल की कान थी, इसकी माली और अस्करी ताकत के साथ मिलकर गार्ड्स डोमेन में उसकी तरक्की मुस्तकबिल में मुमकिना तौर पर आसमान को छू लेगी। खास तौर पर जब मैजिक क्रिस्टल्स की बात आती है तो स्टार लाइन कॉरपोरेशन को हर किसी पर बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। अब चूंकि स्टार लाइन ने मैजिक क्रिस्टल की कान हासिल कर ली है, इसलिए डार्क नाइट एम्पायर अब से शायद स्टार लाइन की ही मलकियत होगी। क्रिम्सन एम्परर और इन लीडिंग सिविल यकीनन काबिले रहम हैं। इन दोनों की जानिब से पूरी ताकत लगाने की वजह से ही स्टार लाइन को एक ही वक्त में दो साबिका सफर फर्स्ट रेट गिल्ड्स को जम करने का मौका मिला। माहिरीन और तजर्बाकार खिलाड़ियों की अचानक आमद के बगैर स्टार लाइन इतनी तेजी से तरक्की न कर पाती और क्रिम्सन एम्परर और इन लीडिंग सिविल का मुकाबला करने के काबिल न होती। अब चूंकि स्टार लाइन ने मैजिक क्रिस्टल की कान भी हासिल कर ली है, इसलिए ये डिवाइन कोलोजम के जरिए मजीद माहिरीन की परवरिश करने के काबिल हो जाएगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है। ज्यादा इम्कान यही है कि वो वक्त दूर नहीं जब क्रिम्सन एम्परर और उन लीडिंग सिविल को डार्क नाइट एम्पायर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन लीडिंग सिविल वाकई बदकिस्मत है। ये मैजिक क्रिस्टल की कान हासिल करने से बस थोड़ी ही दूर थी। ये वाकई आपको हैरत में डाल देता है कि स्टार लाइन कॉरपोरेशन ने इतनी ज्यादा रकम कहां से हासिल की। हर किसी ने स्टार लाइन कॉरपोरेशन और इन लीडिंग सिविल के दरमियान इस मामले पर खुफिया तौर पर तबादला ख्याल किया। मैजिक क्रिस्टल की कान की नीलामी ने डार्क नाइट एम्पायर के मुस्तकबिल का तयन कर दिया था। इस सूरत-ए-हाल ने कुछ फर्स्ट रेट गिल्ड्स को भी मुतबादिल मंसूबे तैयार करने पर मजबूर किया, जो इस तमाम अरसे में डार्क नाइट एम्पायर में तरक्की कर रहे थे। दरी असना जीरो विंग के निजी कमरे के अंदर। इस नीलामी के बाद शाइस्ता और आबदा गाल को बड़ी कॉरपोरेशंस की माली ताकत का नया इदराक हासिल हुआ। बड़ी कॉरपोरेशंस के मुकाबले में जीरो विंग के पास मौजूद रकम की मिकदार का जिक्र करना बिल्कुल भी काबिले गौर नहीं था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जीरो विंग गार्ड्स डोमेन में एक सुपर पावर बनने से कितना दूर है। गिल्ड में पहले ही सिर्फ माली ताकत के पहलू से शदीद कमी थी, तो क्या ये स्टार लाइन कॉरपोरेशन की ताकत है? जब मोलिंगशा ने लो जंगुल्लू को मैजिक क्रिस्टल की कान हासिल करते हुए देखा तो वो एक तल्ख मुस्कुराहट को ना रोक सकी। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो आखिरकार हार गई। खुशकिस्मती से इसे इस नीलामी में मुकम्मल नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। कम अज कम उसने स्टार लाइन को अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ स्टार लाइन के पास कलील मुद्दती अरसे में तेजी से तरक्की करने के लिए फंड्स नहीं होंगे। इसके बाद मोलिंगशा ने सैफ अली की तरफ मुड़कर देखा और कहा, आपकी मदद का शुक्रिया। हमारे मुआहदे के मुताबिक मैं इन लीडिंग सिविल से एक बार आपकी मदद करवाऊंगी। ये तो बहुत शानदार है। हकीकत में मुझे इन लीडिंग सिविल की जिस काम में मदद दरकार है वो बहुत सादा है। मुझे एक टीम डंजन पर छापा मारने के लिए अब से 60 माहिरीन उधार लेने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि उन लीडिंग सिविल की ताकत के साथ ये मुमकिन होना चाहिए। सैफ अली ने बराह रास्त इस काम को जाहिर करते हुए कहा जिसके लिए इसे इन लीडिंग सिविल की मदद दरकार थी। फी अलहाल गार्ड्स डोमेन में माहिर खिलाड़ी पहले ही लेवल 53 और लेवल 54 तक पहुंच चुके थे। इन माहिरीन की तादाद भी बहुत ज्यादा थी जो अपनी 2 प्रमोशंस की कोशिश करने गए थे। गेम के इस मरहले पर ज्यादातर फर्स्ट रेट गिल्ड्स की सफों में पहले ही 1 दर्जन के करीब 2 माहिरीन मौजूद थे, जबकि कुछ के पास 20 से भी ज्यादा थे। जहां तक सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स का ताल्लुक है, उनके पास यकीनी तौर पर 60 से ज्यादा 2 माहिरीन थे। एक टीम डंजन पर छापा मारने में मदद। मोलिंगशा सैफ अली की दरखास्त पर कदरे हैरान हुई। इसे तवक्को थी कि सैफ अली उन लीडिंग सिविल को ओरुक एम्पायर में बेस्ट एम्परर के लिए एक रुकावट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली सिर्फ एक टीम डंजन पर छापा मारने के लिए कुछ 2 माहिरीन उधार लेना चाहेगा।
ठीक है, ये कोई मसला नहीं होगा। छापा कब होगा? हमें कहाँ मलना चाहिए? हकीकत में मो लिंगशा वाहिद शख्स नहीं थी जो सैफ अली की दरख्वास्त पर हैरान थी। यहां तक कि आबदा गाल और शाइस्ता भी इस सूरत हाल पर उलझन का शिकार थीं। उनके पास इन लीडिंग सिविल को अपना एहसान मंद बनाने का एक नादिर मौका था, फिर भी सैफ अली इस एहसान को एक टीम डंजन पर छापा मारने के लिए कुछ माहिरीन उधार लेने में ज़ाय कर रहा था। अगरचे कुछ टीम डंजन्स ऐसे थे जिन पर जीरो विंग फी अलहाल छापा मारने के काबिल नहीं था, लेकिन काफी वक्त मिलने पर जीरो विंग के पास अपने मजीद 2 माहिरीन होंगे। दूसरे गिल्ड्स की मदद लेने मैं जान सकता हूं कि आया ये काबिल कबूल है? सैफ अली ने पूछा। कल ऐसा लगता है कि आपके पास वक्त की काफी कमी है, ताहम ये और भी बेहतर है। जितनी जल्दी ये एहसान उतारा जाएगा, इतनी ही जल्दी उन लीडिंग सिविल सुकून का सांस ले सकेगी, मो लिंगशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं वापस जाकर जरूरी इंतजामात करूंगी। मैं कल वक्त पर उन लोगों को भेजने को यकीनी बनाऊंगी जिनकी अपने दरख्वास्त की है। बड़ी बहन लिंगशा, क्या आप इतनी जल्दी वापस जा रही है? इख्तितामी अशिया की नीलामी तो अभी शुरू हो रही है। यकीनी तौर पर कुछ शानदार अशिया सामने आने वाली है। क्या अभी चले जाना एक नुकसान नहीं है? आबदा गाल ने हैरत से पूछा जब उसने मो लिंगशा को अपनी नशिस्त से उठते हुए देखा। इस बार मेरा हदफ सिर्फ मैजिक क्रिस्टल की कान है। अब चूंकि स्टार लाइन कारपोरेशन ने इसे हासिल कर लिया है, तो कुदरती तौर पर मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं है। यहां वक्त जाया करने के बजाय ये ज्यादा बेहतर है कि मैं वापस जाऊं और जरूरी तैयारियां शुरू करूं, मो लिंगशा ने वजाहत की। ताहम मुझे आपको ये भी याद दिलाना चाहिए कि लो जंगुल्लू एक इंतकामी शख्स है। अब चूंकि आप उसके खिलाफ गए हैं, अगरचे वो अपने गिल्ड की फौजों को आपके पीछे भेजने के काबिल नहीं होगा, लेकिन इस बात का कवी इम्कान है कि वो जीरो विंग को निशाना बनाने के लिए माहिरीन की एक बड़ी तादाद भेजेगा। बेहतर यही है कि आप सब मोहतात रहें। आपकी याद दहानी का शुक्रिया, सैफ अली ने कहा। हकीकत में सैफ अली को मो लिंगशा की निस्बत स्टार लाइन कारपोरेशन की बहुत ज्यादा समझ थी। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान स्टार लाइन कारपोरेशन गेम के आगाज पर गार्ड्स डोमेन में दाखिल होने के अपने फवाइद और आला दर्जे की तवानाई की एक बड़ी मिकदार रखने पर इन्हिसार करते हुए तेजी से डार्क नाइट एम्पायर की हुक्मरान बन गई थी। मजीद बरा सल्तनत के अलावा स्टार लाइन ने कई पड़ोसी रियासतों का कंट्रोल भी संभाल लिया था। बिलाखिर कारपोरेशन ने इन लीडिंग सिविल को नीस्तो नाबूद कर दिया और एक हकीकी सफर गिल्ड के तौर पर तरक्की की। दरी असना स्टार लाइन कारपोरेशन के गिल्ड का गिल्ड लीडर लो जंगुलू भी बेमिसाल हद तक जालिम होने के लिए मशहूर था। चूंकि लो जंगुलू के डार्क प्लेयर्स के साथ करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए जो लोग उसके दुश्मन बनते थे उन्हें अक्सर डार्क प्लेयर्स की तरफ से शिकार किया जाता था। इसकी वजह से कुछ फर्स्ट रेट गिल्ड्स का तो सफाया भी हो गया था। मो लिंगशा की बात खत्म होने के बाद वो फौरन कमरे से चली गई। अब अंदर सिर्फ 4 लोग रह गए थे। गिल्ड लीडर, हम आखिर किस डंजन पर छापा मारने जा रहे हैं कि हमें वाकई उन लीडिंग सिविल की ताकत की जरूरत है? शाइस्ता ने मो लिंगशा को जाते हुए देखने के बाद अपने तजस्सुस पर काबू पाने में नाकाम रहते हुए खामोशी से पूछा। अगरचे वो खुद सताई करने वालों में से नहीं थी, लेकिन इसका मानना था कि जीरो विंग की डंजन पर छापा मारने की सलाहियतें गार्ड्स डोमेन की सपर पावर्स से जरा भी कमजोर नहीं थी। दर हकीकत जीरो विंग शायद कुछ सपर पावर्स से भी ज्यादा मजबूत हो। थोड़ा मजीद वक्त मिलने पर जीरो विंग इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन्स पर भी छापा मारने के काबिल हो जाएगा। लिहाजा वाकई किसी सपर फर्स्ट रेट गिल्ड की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, हम सिर्फ इन लीडिंग सिविल की ताकत उधार नहीं लेने वाले, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद हम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की ताकत भी उधार लेने वाले हैं। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की ताकत उधार लेंगे? शाइस्ता सैफ अली की बातों पर मजीद उलझन का शिकार हो गई। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि सैफ अली का क्या इरादा है। सैफ अली सिर्फ एक सपर फर्स्ट रेट गिल्ड की मदद हासिल करने पर मुतमईन नहीं था, वो 2 सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स की मदद हासिल करने जा रहा था। आबदा गाल भी सैफ अली के इस ऐलान पर इसी तरह हैरान थी। गिल्ड लीडर, हम मुमकिना तौर पर अब फ्लेमिंग रोएंस पर छापा मारने की कोशिश नहीं कर सकते, है ना? आबदा गाल की आंखों में सदमे की एक झलक नमूदार हुई जब इसने अचानक एक इम्कान के बारे में सोचा। उसने कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो, वाहिद टीम डंजन जिसके बारे में वो सोच सकती थी
जिसके लिए इन लीडिंग सिविल और ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की मदद दरकार होगी, वो स्टार मून किंगडम का फ्लेमिंग रोएंस था, जो एक लेवल 50 का इंतहाई बड़े पैमाने का टीम डंजन था। अब तक गेम में कोई भी लेवल 50 100 अफराद के हार्ड मोड टीम डंजन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। 200 अफराद के टीम डंजन को चैलेंज करने की कोशिश करना सरासर पागलपन था। आखिरकार एक इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन पर छापा मारने की मुश्किल 100 अफराद के टीम डंजन से कई गुना ज्यादा थी। यह महज ऐसा चैलेंज नहीं था जिस पर मौजूदा खिलाड़ी काबू पा सके। मजीद बरा, दोनों डंजन से मिलने वाली हतमी लूट मार ज्यादातर एक ही मेयार की थी। एक इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन पर छापा मारने में वक्त जाय करने के बजाय बड़े पैमाने के टीम डंजन पर छापा मारना ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल नहीं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। हमारा हदफ गैर जानिबदार नक्शे इक्लिप्स गेट का इंतहाई बड़े पैमाने का टीम डंजन इक्लिप्स थर-1 है। दरी असना उस वक्त के दौरान जब सीक्रेट पवेलियन अपनी दाखिली नीलामी मुनक्किद कर रहा था। डार्क नाइट एम्पायर के एक डार्क सिटी लाइट शेडो सिटी में डार्क सिविल की रहाइशगाह पर सूरत हाल बहुत जानदार थी। फी अलहाल बहुत से शाज़ व नादिर ही नजर आने वाले माहिरीन जमा हो चुके थे। ये वाकई एक गैर मामूली वाकया है। बास, अपने अचानक हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्या हम किसी गिल्ड के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं? डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम के एक बुनियादी रुकन लोनली लैंप ने कमरे में डार्क सिविल के बुनियादी अराकीन को देखते हुए तजस्सुस से पूछा। स्टार लाइन कारपोरेशन की तरफ से बड़ा रास्त हुक्म आया है, 40 की दहाई में नजर आने वाले एक लेवल चून तो 2 मर्द बरसरिकर ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा गिल्ड इतना बदकिस्मत है जिसे स्टार लाइन कारपोरेशन ने निशाना बनाया है? लोनली लैंप ने हंसते हुए पूछा। आखिरी बार डार्क सिविल ने इतनी ताकतवर फोर्स इस वक्त मुतहर्रिक की थी जब वो एक फर्स्ट रेट गिल्ड को निशाना बना रहे थे। आखिर में मज़कूरा फर्स्ट रेट गिल्ड गार्ड्स डोमेन से तकरीबन गायब ही हो गया था। ताहम खुशकिस्मती से फर्स्ट रेट गिल्ड वक्त पर अपना सामान बांध कर डार्क नाइट एम्पायर से निकलने में कामयाब हो गया। अपनी दाढ़ी रड़ते हुए तो 2 बरसरिकर ने जवाब देने से पहले कुछ देर कब्ल मौसूल होने वाले पैगाम के बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि ये जीरो विंग नामी एक गिल्ड है। चैप्टर 1792 एक मैजिक वेपन को अपग्रेड करना। हम जीरो विंग को निशाना बना रहे हैं। लोनली लैंप 2 बरसरिकर की बातें सुनकर अपनी हैरत पर काबू न रख सका। क्या ये स्टार मून किंगडम का जीरो विंग हो सकता है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। लोनली लैंप को तजस्सुस से देखते हुए 2 बरसरिकर ने पूछा, क्या कोई मसला है? ननाऊ, लोनली लैंप ने अपना सर हिलाया। इसकी रंगत कदरे तारीक हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि डार्क सिविल से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ अल्फाडुंचरर टीमों को दरअसल इस बार जीरो विंग से निमटने के लिए इकट्ठा किया गया था। ये दिलचस्प है, लोनली लैंप के सामने बैठे एक फौजी नुमा आदमी ने कहा। इसके होंठ कदरे मुड़ गए। असल में मैं मुस्तकबिल में किसी वक्त इस जीरो विंग से निमटने का इरादा कर रहा था। अब ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कमांडर शार्क, क्या डार्क हंटर्स को जीरो विंग से कोई रंजिश है? गहरे नीले रंग का लिबास पहने एक खूबसूरत जनाना खातून ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। हिमम, एक क्लाइंट का कमीशन पूरा करते वक्त हमारा आमना सामना हुआ था। अगरचे हम कमीशन मुकम्मल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमारी तरफ भी काफी नुकसान हुआ था। ब्लैक शार्क नामी फौजी नुमा आदमी ने जवाब दिया। इसकी आंखों में एक सर्द चमक लहराई। आपके डार्क हंटर्स को नुकसान पहुंचाने के काबिल होने के लिए जीरो विंग को काफी काबिल होना चाहिए। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि अलायंस मास्टर ने आज हमें यहां इकट्ठा किया है, खूबसूरत खातून ने कहा। जब वक्त आए, अगर कमांडर शार्क को जंग में किसी मदद की जरूरत हो तो डार्क कला से जरूर पूछें। फिर मुझे मदद के लिए पेशगी आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, कमांडर सिप्रिट, ब्लैक शार्क ने जवाब दिया। लोनली लैंप ब्लैक शार्क और वैलिड सिप्रिट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर पुरजोश हुए बगैर न रह सका। अब भी इसे वो वक्त नफरत के साथ याद था जब सैफ अली ने इसे मारा था। अगरचे इसके कमांडर ने पहले भी कहा था कि वो जीरो विंग को उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि जीरो विंग कितना ताकतवर है। यहां तक कि अगर पूरी डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम मुतहर्रिक हो जाए तब भी वो जीरो विंग का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ताहम अब कहानी मुख्तलिफ थी। डार्क सिविल 10 से ज्यादा डार्क अल्फाडुंचरर टीमों का एक डार्क अलायंस था। अगर ये अल्फाडुंचरर टीमें बैक वक्त मुतहर्रिक हो जाएं
तो इत्तेहाद को पूरी स्टार मून किंगडम को अफरा तफरी में डालने में कोई मसला नहीं होगा। आखिरकार डार्क सिविल में शामिल होने के काबिल डार्क एडवेंचरर टीमें सब की सब खौफनाक हद तक ताकतवर थीं। जैसे ही मीटिंग रूम के अंदर मौजूद हर शख्स इस मामले पर बात कर रहा था, 3 खिलाड़ी अचानक कमरे में दाखिल हुए। उनकी क़यादत एक लेवल 50 का मर्द गार्डियन नाइट कर रहा था, जिसने गहरा सिया ज़राब अख्तर पहना हुआ था। इस दरिंदे नुमा नौजवान ने अपनी पीठ पर एक क्रिस्टल शील्ड उठा रखी थी, जिससे सुर्ख शोले निकल रहे थे। इस गार्डियन नाइट के पीछे एक लेवल 55 की खातून रेंजर और एक लेवल 55 का मर्द एलिमेंटलिस्ट था। इन तीनों खिलाड़ियों के पहने हुए सामान ने वहां मौजूद एडवेंचरर टीम के कमांडरों में थोड़ा सा हसद पैदा किया। इन तीनों खिलाड़ियों में से हर एक के पास कम से कम 3 एपिक इक्विपमेंट के टुकड़े थे। खास तौर पर क़यादत करने वाले गार्डियन नाइट के पास एपिक इक्विपमेंट के 4 टुकड़े और उसके अलावा एक नामालूम रैंक का हथियार और शील्ड थी। ताहम अगरचे हथियार और शील्ड के रैंक काबिले शनाख्त नहीं थे, लेकिन उनके गिर्द गर्दिश करने वाले माना की कसाफत इस बात की निशानदेही करती थी कि वो यकीनी तौर पर गैर मामूली अशया थी। दरी असना ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि डार्क सिविल का अलायंस मास्टर टाइगर ब्रेकर था। अगरचे टाइगर ब्रेकर बहुत कम उम्र नजर आता था, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसे कम समझने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो यहां मौजूद किसी भी दूसरे शख्स की निस्बत बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया था। वो दरअसल पहले ही 45 साल से ज्यादा का था और उसने एक बार सफर फर्स्ट रेट गिल्ड्स में भी खौफ और बेबसी पैदा कर दी थी। ये आदमी वो वजह भी था जिसकी बना पर वहां मौजूद मुख्तलिफ डार्क एडवेंचरर टीमें डार्क सिविल जैसे इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार थीं। मेरा ख्याल है कि अब सबको इस वजह से आगाह कर दिया गया है जिसके लिए अब यहाँ जमा हुए हैं, टाइगर ब्रेकर ने अपनी नशिस्त संभालने के बाद कहा। स्टार लाइन कारपोरेशन का इरादा यह है कि हम जल्द अज जल्द जीरो विंग को नीस्तो नाबूद कर दें। यकीन रखें, फराहम किया जाने वाला मुआवजा बहुत फराख दिलाना है। हमेशा की तरह जो ज्यादा हिस्सा डालेगा उसे ज्यादा मिलेगा। हमारे जमा करदा डेटा के मुताबिक जीरो विंग के पास एक फर्स्ट रेट गिल्ड की ताकत है। जहां तक हमारे तबाही के मंसूबे का ताल्लुक है, हम हमेशा की तरह आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जीरो विंग के बुनियादी जंगजुओं और आला ओहदेदारों को निशाना बनाएंगे। आपको अपने शिकार से जो भी लूट मार मिलेगी वो आपकी होगी। अगर कोई मसला नहीं है तो हम अब निकलेंगे। टाइगर ब्रेकर के अल्फाज ने फौरन वहां मौजूद हर शख्स को जोश व खरूश से भर दिया। वो एक तवील अरसे से इतनी बड़ी मुहिम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शुरू से ही डार्क सिविल में शामिल होने के लिए उनका मुहर्रिक यही था। अगरचे उनकी मुताल्लिका एडवेंचरर टीमों को खुद से किसी बड़े गिल्ड को नीस्तो नाबूद करने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उनमें से एक दर्जन से ज्यादा मिलकर काम करें तो ऐसा करना बहुत आसान होगा। हर बार जब उनके इत्तेहाद को किसी गिल्ड को तबाह करने का मिशन मिलता तो वो अपने लिए बहुत सी दौलत कमाते थे। खास तौर पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स को तबाह करने से उन्हें जो मुनाफा हासिल होता था वो बेतहाशा था। अलायंस मास्टर स्टार लाइन कारपोरेशन के साथ क्या हुआ कि वो जीरो विंग को तबाह करने की इतनी जल्दी में है। टाइगर ब्रेकर के पास खड़े लेवल 55 के मर्द एलिमेंटलिस्ट ने मुख्तलिफ डार्क एडवेंचरर टीमों के नुमाइंदों को जाते हुए देखने के बाद तजस्सुस से पूछा। माजी में वो हमेशा हमें तैयारी के लिए कुछ दिन देते थे, अब वो हमें एक दिन भी नहीं दे रहे हैं। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, टाइगर ब्रेकर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ताहम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हदफ के पास सिर्फ एक फर्स्ट रेट गिल्ड की ताकत है। ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। बेशक मुख्तलिफ एडवेंचरर टीमों की मौजूदा ताकत के साथ इनमें से हर एक आसानी से किसी फर्स्ट रेट गिल्ड को अकेले ही तबाह कर सकती है। अगर वो मिलकर काम करें तो आला दर्जे के फर्स्ट रेट गिल्ड्स को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, मर्द एलिमेंटलिस्ट ने हंसते हुए कहा। ठीक है, जब वो इस मिशन से फारिग हो जाएंगे तो हमारा अगला हदफ मुमकिना तौर पर उन लीडिंग सिविल होगा। यकीनी बनाएं कि अब जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर लें। अगरचे इन लीडिंग सिविल वक्त के साथ पीछे रह गया है, लेकिन ये अब भी एक सफर फर्स्ट रेट गिल्ड है। ये कोई आसान हरीफ नहीं होगा, टाइगर ब्रेकर ने कहा। अलायंस मास्टर, यकीन रखें, जब तक वसाइल की वो खेप पहुंचती है हम बहुत तेजी से माहिरीन के एक बड़े ग्रुप की परवरिश करने के काबिल हो जाएंगे, एलिमेंटलिस्ट ने एतिमाद से कहा। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी सीक्रेट पवेलियन की नीलामी के बाद सैफ अली फौरन ग्रीन वाटर विला वापस आया और दोबारा गार्ड्स डोमेन में लॉग इन हुआ।
ऑनलाइन होने के बाद इसने सबसे पहला काम ये किया कि अनमोल शहजादी से राब्ता किया और इसे अपने पास मौजूद हर 2 माहिर को व्हाइट रिवर सिटी भेजने का कहा। जरूरी इंतजामात करने के बाद उसने आबदा गाल को 30,000 गोल्ड दिए और इसे सिल्वर विंग टाउन को मजबूत बनाने का काम जारी रखने को कहा। फिर उसने मजीद 30,000 गोल्ड निकाले और खुफिया तौर पर लोस्ट टाउन को मजबूत किया। इसके बाद उसने आइस क्रिस्टल वर्ल्ड से लाए गए नायाब मवाद और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में 19 लाइफस्टाइल प्लेयर्स को इकट्ठा किया। आखिरकार उसने होली सिटी का निशान इस्तेमाल किया और 19 लाइफस्टाइल प्लेयर्स को होली सिटी ऑफ टाइटन ले आया। इस मकाम पर इब्बिसिल ब्लेड अब भी सिर्फ एक लेवल 45 का मैजिक वेपन था। अगरचे इब्बिसिल ब्लेड बहुत ताकतवर रहा, लेकिन ये इसके मौजूदा लेवल के लिए शदीद तौर पर गैर मौजू था। कलंगरे के मुकाबले में इब्बिसिल ब्लेड इसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। दरी असना इक्लिप्स थर्वन एक गैर जानिबदार नक्शे इक्लिप्स गेट में एक लेवल 50 का इंतहाई बड़े पैमाने का टीम डंजन था। इसकी मुश्किल रियासतों और सल्तनतों में मौजूद लेवल 50 के इंतहाई बड़े पैमाने के टीम डंजन्स से भी कहीं ज्यादा थी। इक्लिप्स थर्वन के अंदर के खास माहौल का तो जिक्र ही किया जाए। अगर वो डंजन पर कामयाबी से छापा मारने के अपने इम्कानात को बेहतर बनाना चाहता था तो उसे अपनी जंगी ताकत में मजीद इजाफा करना होगा। लिहाजा सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड को अपग्रेड करने के लिए टाइटन सिटी में लेवल 50 के हथियार बनाने का मंसूबा बनाया। बैरूनी दुनिया में लेवल 50 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड हथियारों के डिजाइन बहुत नायाब थे। ताहम टाइटन सिटी में जब तक किसी के पास काफी रुतबा हो, वो हर किस्म के हथियारों की तैयारी के डिजाइन के बदले मैजिक क्रिस्टल्स का तबादला कर सकता था। ताहम सिर्फ वही खिलाड़ी उन डिजाइन्स को सीख सकता था जिसने उनका तबादला किया हो। इसके साथ ही टाइटन सिटी में हासिल करदा डिजाइन्स का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए गए हथियार इसी रैंक के औसत हथियारों से कदरे कमजोर थे। ताहम सैफ अली के लिए इस कमजोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार इसके तैयार करदा हथियार इब्बिसिल ब्लेड पर कुर्बान कर दिए जाएंगे। इन हथियारों में किस किस्म की खुसूसियात थीं, ये अहम नहीं था। टाइटन सिटी की फॉर्जिंग एसोसिएशन पहुंचने के बाद उसने बिलतरतीब लेवल 50 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड वेपन फॉर्जिंग डिजाइन खरीदने के लिए 3,000 और 6,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च की। फिर इसने एक स्पेशल फॉर्जिंग रूम किराए पर लिया और काम में लग गया। अपनी पैदावार की कामयाबी की शरह को बढ़ाने के लिए सैफ अली ने फिलासफर्स हैंड की ताकत का भी इस्तेमाल किया। आधे दिन से ज्यादा काम करने के बाद आखिरकार उसने 100 लेवल 50 फाइन गोल्ड हथियार और 30 लेवल 50 डार्क गोल्ड हथियार तैयार कर लिए। उसने इस मौका के लिए तैयार करदा मवाद का तकरीबन 80% इस्तेमाल कर लिया था। मैं आखिरकार उसे अपग्रेड कर सकता हूं। अपने सामने मेज पर रखे हथियारों के ढेर पर एक अच्छी नजर डालने के बाद सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड को मियान से निकाला। निगल लो। चैप्टर 1793 ब्लैक ड्रैगन का ज़हूर। शदीद गर्म स्पेशल फॉर्जिंग रूम के अंदर सैफ अली की जानिब से इब्बिसिल ब्लेड को अपग्रेड करने का इंतखाब करने के बाद उसने महसूस किया कि कमरे के अंदर की जगह मुंजमद हो गई है। इसके सामने चांदी की तलवार पर गहरे सिया इलाही रानज रोशन हो गए और दस्ते के गिर्द लिपटे हुए ब्लैक ड्रैगन ने अचानक अपनी आंखें खोल दे। जैसे इस जेवर में जान आ गई हो, ब्लैक ड्रैगन ने एक बहरे कर देने वाली धाड़ मारी। धाड़। ड्रैगन की धाड़ ने कमरे को इतनी शिद्दत से हिला दिया कि सैफ अली ने यहां तक सोचा कि यह गिर सकता है। इसके बाद एक खौफनाक चमक इस कदर ताकतवर हो गई कि सैफ अली ने महसूस किया कि इसका जिस्म कई गन्ना भारी हो गया है। वो 1 इंच भी हरकत नहीं कर सकता था। ये इतना ताकतवर कैसे है? सैफ अली ने खौफजदा होकर हुआ में मुअल्लक इब्बिसिल ब्लेड को घूरा। हथियार की मौजूदा चमक पिछले अपग्रेड्स के दौरान होने वाली चमक से कई गन्ना ज्यादा मजबूत थी। अगर स्पेशल फॉर्जिंग रूम को मजबूत करने वाले मैजिक एरीज न होते तो उसे कोई शक नहीं था कि धाड़ कमरे को मुनहदिम कर देती। ड्रैगन की धाड़ ने सिर्फ इस स्पेशल फॉर्जिंग रूम को मुतासिर नहीं किया था जिसमें सैफ अली मौजूद था। कैंडल लाइट के लाइफ स्टाइल प्लेयर्स जो अपने कमरों में फॉर्जिंग की तकनीकों की मशक कर रहे थे, उन्होंने ये बहरे कर देने वाला ऐलान सुना और दुनिया को कांपते हुए महसूस किया। इन सब ने धाड़ के फौरन बाद अपने ऊपर एक खौफनाक दबाव महसूस किया जिसने उन्हें हरकत करने से रोक दिया। क्या हो रहा है? मैं हरकत क्यों नहीं कर पा रहा? हर कोई अचानक पड़ने वाले दबाव से खौफजदा था। वो सब मौत को मनलाते हुए महसूस कर सकते थे, जैसे वो किसी खूनखार दरिंदे के खिले मुंह के सामने खड़े हों।
जब इब्बिसिल ब्लेड की चमक अपने उरूज पर पहुंची तो फॉर्जन एसोसिएशन के 2 एनपीसीज भी जमीन पर गिर गए। सिर्फ गश्त करने वाले 3 एनपीसीज खड़े रहे, लेकिन जब इन एनपीसीज ने फॉर्जन एसोसिएशन की तरफ रुख किया तो उन्होंने संगीन तासुरात के साथ ऐसा किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी इमारत को नहीं बल्कि एक जिंदा ड्रैगन को घोर रहे हों। मजीद 10 सेकंड के बाद चमक गायब हो गई और सब कुछ मामूल पर आ गया। ताहम सैफ अली, जो इस वाकये की वजह के सामने खड़ा था, वाज़े तौर पर खुश नजर नहीं आ रहा था। वो अब स्पेशल फॉर्जन रूम में नहीं खड़ा था। दरहकीकत ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी किस्म की तारीख दुनिया में मुंतकिल कर दिया गया हो। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ वो और वो देवहैकल मैजिक हीरे मौजूद है जिस पर वो खड़ा था। तो क्या ये एक मैजिक वेपन का बैकलैश है? सैफ अली ने अपने सामने खड़े 10 मीटर से ज्यादा लंबे गहरे सिया ड्रैगन को देखते हुए सोचा। जवाब में ब्लैक ड्रैगन ने खामोशी से इसका मुशाहिदा किया। अगरचे ये हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन इससे एक ऐसी खौफनाक चमक निकल रही थी जिसने केटी ग्रीन, जो कि एक 5 सेक्रेड मैजिक नाइट थी, को भी एक मजाक बना दिया। एक ड्रैगन? सैफ अली को पूरा यकीन था कि उसके सामने मौजूद ब्लैक ड्रैगन एक हकीकी ड्रैगन था, हालांकि ये आम ड्रैगनों से बहुत छोटा था। ताहम इसकी चमक एक आम ड्रैगन से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। इंसान, मुझे अपना जिस्म दो, ब्लैक ड्रैगन ने इंसानी जबान में कहा जब उसने सुर्ख आंखों से सैफ अली को देखा। ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन ने अपना मुंह चौड़ा किया और बिजली की तेजी से सैफ अली को काटने के लिए झपटा। इसे स्वॉर्ड्समैन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक लम्हा दरकार था और इस हमले ने सैफ अली को गाफिल कर दिया। क्या मेरे लिए बस यही है? सैफ अली घबरा गया, लेकिन जब ब्लैक ड्रैगन का जबड़ा सैफ अली से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर था तो वो अचानक रुक गया। इससे पहले कि सैफ अली कुछ समझ पाता, ब्लैक ड्रैगन के जिस्म के गिर्द चांदी की जंजीरें नमूदार हुई जिन्होंने इस मखलूक को जकड़ लिया। लनती मैजिक हीरे! ब्लैक ड्रैगन धाड़ा और जंजीरों के खिलाफ शिद्दत से जिदोजहद की। इसके बावजूद जंजीरें टस से मिस न हुई। इसके बरक्स उन्होंने मुसलसल ब्लैक ड्रैगन की ताकत को निचोड़ लिया, जिससे इसका जिस्म सुकड़ गया। जंजीरें तभी गायब हुईं जब उन्होंने ब्लैक ड्रैगन की ऊंचाई को 6 मीटर तक कम कर दिया। दरी असना सैफ अली ने ड्रैगन की खुसूसियात पर गौर किया था। ब्लैक ड्रैगन किंग ड्रैगन लॉर्ड लेवल 50 HP 32/0000/32000000। कितनी ज्यादा HP है? सैफ अली ब्लैक ड्रैगन किंग के अदादो शुमार देखकर हाँपने के सिवा कुछ न कर सका। एक आम लेवल 50 लॉर्ड के पास सिर्फ 1 करोड़ के करीब HP होगी, जबकि ज्यादा HP वालों के पास तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख होगी। फिर भी ब्लैक ड्रैगन किंग के पास 3 करोड़ 20 लाख HP थी। इससे पहले कि सैफ अली कुछ कह पाता, ब्लैक ड्रैगन किंग ने इस पर हमला कर दिया। इसका एक छलकेदार पंजा रोशनी की लकीर में तब्दील हो गया जब इसने इस पर वार किया। ब्लैक ड्रैगन किंग उसी लेवल के 3 ग्रेट लॉर्ड से सिर्फ थोड़ा सा सुस्त था। इंसान खुराक! हर कदम के साथ ड्रैगन के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। इसकी बेपनाह ताकत इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स को भी शर्मिंदा कर सकती थी। ड्रैगन नस्ल गॉड्स डोमेन में एक आला तरीन नस्ल थी। वो खुदाओं को भी ज़बह करने के काबिल थे। उनकी आला लाइफ रेटिंग्स ने उन्हें अपने ट्रस्ट से ऊपर के मुखालफीन को चैलेंज करने की इजाजत दी। अगरचे ब्लैक ड्रैगन किंग सिर्फ 1-2 लॉर्ड था, लेकिन 1-2 ड्रैगन एक आम ग्रेट लॉर्ड से कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर लड़ाई की नौबत आती तो ब्लैक ड्रैगन किंग आसानी से 1-3 ग्रेट लॉर्ड को मार सकता था। जैसे ही एक पहाड़ जैसा पंजा सैफ अली पर उतरा, धमाकों की आवाजें गूंज उठी क्योंकि इसने खला को ही चीर दिया था। एक लॉर्ड रैंक का ड्रैगन! सैफ अली ने ब्लैक ड्रैगन किंग को देखते हुए मुस्कुराया। फिर इसने ड्रैगन के पंजे को रोकने के लिए कलंगरे को लहराया। बूम! जब गहरा सिया पंजा कलंगरे से टकराया तो चिंगारियां बखर गईं और तसादुम के नीचे की जमीन कदरे धंस गई। फिर भी इस असर के बावजूद सैफ अली अपनी जगह से नहीं हिला था। इसे 1 पॉइंट का भी नुकसान नहीं पहुंचा। इंसान! ब्लैक ड्रैगन किंग सैफ अली को महफूज पाकर लम्हा भर के लिए दंग रह गया। अगरचे सैफ अली 10 लेवल से ज्यादा ऊपर था, लेकिन लाइफ रेटिंग्स में फर्क आसानी से इस खला को पर कर सकता था और इससे भी ज्यादा। आमतौर पर इसे एक ही थप्पड़ से सैफ अली को उड़ा देने के काबिल होना चाहिए था। ताहम
इंसान ने निस्बतन आसानी के साथ ड्रैगन के हमले को रोक लिया था और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इतने सारे माहिरीन को उनके मैजिक वेपन्स ने क्यों निगल लिया। बैकलैश दरअसल इतना ताकतवर है। सैफ अली ने दंग रह जाने वाले ब्लैक ड्रैगन किंग को देखकर मुस्कुराया। ये अफसोस की बात है कि मेरे पास हेवनली ड्रैगन्स बरत है। अगरचे मैंने अभी तक अंगूठी की मुकम्मल मरम्मत नहीं की है, लेकिन ये फिर भी मुझे ड्रैगनों के खिलाफ फायदा देती है। इसके बाद सैफ अली ने शेडो ब्लेड को चालू किया और एक तलवार की रोशनी और नौसाए ब्लैक ड्रैगन किंग की तरफ भेजे। तेजी से रद्द अमल जाहिर करते हुए ब्लैक ड्रैगन किंग ने अपने पंजे मारे और 3 हमलों को रोक दिया, लेकिन बाकी 7 इस इफरीत से टकरा गए, जिनमें से हर एक ने 20,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया और क्रिटिकल हट्स के साथ 40,000 से ज्यादा का। ब्लैक ड्रैगन किंग को रद्द अमल जाहिर करने का मौका दिए बगैर सैफ अली ने चोक के साथ हमला किया, जिसने ब्लैक ड्रैगन किंग को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर इसने थंडरनग फ्लैश का इस्तेमाल किया और ब्लैक ड्रैगन किंग के सर के ऊपर एक के बाद एक 30,000 से ज्यादा के नुकसानात नमूदार हुए। एक ड्रैगन दूसरों के लिए एक परेशान कुन दुश्मन हो सकता है, लेकिन सैफ अली के लिए ये कोई मसला नहीं था। सैफ अली के पास पहले ही खौफनाक बुनियादी खुसूसियात थीं। इसके अलावा इसके पास हेवनली ड्रैगन्स बरत की पीसू सकल ड्रैगन्स डोमिनेशन थी, जिसने दुश्मन ड्रैगनों की बुनियादी खुसूसियात में 20% कमी की और इसकी अपनी खुसूसियात में 500 पॉइंट्स का इजाफा किया। अभी जब बुनियादी खुसूसियात की बात आती है तो लेवल 50 का ब्लैक ड्रैगन किंग सैफ अली से कमजोर था। ताहम इस खास जगह के अंदर सैफ अली अपने बैग में मौजूद अशिया और टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए 3 करोड़ 20 लाख HP वाले ड्रैगन का सामना करना अब भी एक काबिल गौर चैलेंज था। वक्त ज़ाय किए बगैर सैफ अली ने पावर ऑफ डार्कनेस को चालू किया, जिससे इसकी बुनियादी खुसूसियात में मजीद 120% इजाफा हो गया। अब इसके आम हमलों ने 40,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया और उसकी स्किल्स 100,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकती थी। उसने ब्लैक ड्रैगन किंग को नुकसानदेह पोजीशन में डाल दिया और उसकी HP बेमिसाल शरह से गिरने लगी। हकीर इंसान, जब ब्लैक ड्रैगन किंग की HP 50% तक गिर गई तो उसने एक बहरे कर देने वाली धाड़ के साथ अपने गुस्से का इजहार किया। फिर इसके गिर्द गहरे सिया शोले नमूदार हुए, जो 16 जन तलवारों में तब्दील हो गए, जिन्होंने सैफ अली को घेर लिया। ब्लैक ड्रैगन किंग ने इनमें से 30 आग के हथियारों को तलब किया था। हर तलवार में ब्लैक ड्रैगन किंग की ताकत थी। सैफ अली की आला बुनियादी खुसूसियात के बावजूद उसके पास जलती हुई तलवारों से बचने या उन्हें रोकने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर इन तलब करदा हथियारों में से कोई भी इससे टकरा जाता तो वो एक ही लम्हे में 26,000 से ज्यादा HP खो देता। दरी असना पावर ऑफ डार्कनेस के असरात के तहत सैफ अली के पास सिर्फ मामूली सी 1,80,000 HP थी। अगर उसे 7 या 8 बार निशाना बनाया जाता तो वो मर जाता। लिहाजा सैफ अली के पास लड़ते हुए अपना दिफा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब भी उसकी HP 30% से नीचे गिरती, वो लाइफ डोमेन को चालू करता और खुद को ठीक कर लेता। ताहम एक बार जब सैफ अली की बरसरक शकल खत्म हो गई तो दोनों जंगजू एक तात्तुल का शिकार हो गए। वक्त गुजरता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आखिरकार 40 मिनट के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग की HP 10% तक गिर गई और सैफ अली ने हेवनली ड्रैगन्स पावर को चालू किया, जिससे इसकी ताकत, दिफा और HP में नुमाया इजाफा हुआ। हेवनली ड्रैगन्स पावर के साथ सैफ अली ड्रैगन को मुकम्मल तौर पर दबा सकता था। उसने अपनी कुछ तवज्जो दिफा से हटा दी और ब्लैक ड्रैगन किंग के सीने पर वार करने के लिए 16 जन तलवारों के हमलों को बर्दाश्त किया। ये वार एक क्रिटिकल हिट था, जिसने लॉर्ड को 100,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन किंग की HP पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कम होने लगी। 8, 6, 3 सैफ अली की HP भी मुसलसल कम हो रही थी। हेवनली ड्रैगन्स पावर के बफ्स के बावजूद हर 16 जन तलवार ने 10,000 से ज्यादा HP कम कर दी। 30 16 जन तलवारों के मुसलसल हमलों के खिलाफ यह नागुज़ीर था कि वो तेजी से HP खो देगा। 90, 70, 50 मर जाओ। जब ब्लैक ड्रैगन किंग की बहुत कम HP बाकी रह गई तो सैफ अली ने लाइटनिंग स्लैश का इस्तेमाल किया। अचानक
ब्लैक ड्रैगन किंग के सर के ऊपर 400,000 से ज्यादा का नुकसान नमूदार हुआ और उसने लॉर्ड की एचपी का आखिरी हिस्सा भी निगल लिया। जब तक ब्लैक ड्रैगन किंग का जिस्म गायब हुआ, सैफ अली की एचपी 1/3 से भी कम रह गई थी। चैप्टर 1794 ड्रैगन सिविल। मैं आखिरकार जीत गया। सैफ अली ब्लैक ड्रैगन किंग के जिस्म को गायब होते देखकर सुकून का सांस लिए बगैर न रह सका। एक ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर हेवनली ड्रैगन्स पावर ने सैफ अली की बुनियादी खुसूसियात को बढ़ाते हुए इफरीत को न दबाया होता तो जंग का इख्तिताम मुख्तलिफ हो सकता था। खुशकिस्मती से ब्लैक ड्रैगन किंग सिर्फ एक लेवल 50 का लॉर्ड था, वही लेवल जिस पर सैफ अली इब्बिसिल ब्लेड को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। अगर ब्लैक ड्रैगन किंग सैफ अली के बराबर लेवल का होता तो जंग यकीनी तौर पर कहीं ज्यादा मुश्किल होती। इस इल्म के साथ सैफ अली को मुस्तकबिल के अपग्रेड्स के दौरान ज्यादा मोहतात रहना होगा। इस तरह की जंग की तैयारी किए बगैर इब्बिसिल ब्लेड को अपग्रेड करना इंतहाई खतरनाक होगा। एक बार जब ब्लैक ड्रैगन किंग चला गया तो सैफ अली के पैरों के नीचे मौजूद देवहैकल मैजिक ईरे सुकड़ गया और एक नए इब्बिसिल ब्लेड में तब्दील हो गया। नया इब्बिसिल ब्लेड एक मुकम्मल चांदी की तलवार थी जिसके ब्लेड पर गहरे सिया इलाही रानस कंधा थे। हथियार के गिर्द सुरमई धुंध चक्कर लगा रही थी और उससे एक सर्द चमक निकल रही थी। क्या ये नया अपग्रेड शुदा इब्बिसिल ब्लेड है? जब सैफ अली ने नए इब्बिसिल ब्लेड को पकड़ा तो वो वाज़े तौर पर तलवार को धड़कते हुए महसूस कर सकता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे तलवार उसके जिस्म का हिस्सा बन गई हो। ताहम जिस चीज ने सैफ अली को वाकई हैरान किया वो हथियार के एट्रीब्यूट पैनल में मौजूद नई मालूमात थीं। इब्बिसिल ब्लेड, वन हैंडेड सॉर्ड, मैजिक वेपन, अटैक पावर 2070, तमाम एट्रीब्यूट्स 170, अटैक स्पीड 27, इग्नोर लेवल्स 20 हमलों में शामिल है। 220% नुकसान पहुंचाने का 70% इम्कान, 300% नुकसान पहुंचाने का 30% इम्कान। हर हमला नुकसान में 2% का इजाफा करता है जो ज्यादा से ज्यादा 24% तक हो सकता है। अगर इस्तेमाल करने वाला स्वॉर्ड्समैन से मुतल्लिका क्लास से ताल्लुक रखता है तो तमाम सकल लेवल्स 5 लेवल में हर इजाफे पर मिलने वाले फ्री एबिलिटी पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स का इजाफा। इक्विपमेंट लेवल 50 अपग्रेड किया जा सकता है। लेवल 55 तक अपग्रेड करने के लिए 100 लेवल 55 फाइन गोल्ड हथियारों और 30 लेवल 55 डार्क गोल्ड हथियारों को निगल ले। इक्विपमेंट 2 इर्तिका किया जा सकता है तो 3 तक इर्तिका के लिए 100 माना क्रिस्टल्स इटरनल आइस क्रिस्टल्स को निगल ले। इजाफी एक्टिव सकल 1 फैंटम कल 2 फौरी तौर पर इस्तेमाल करने वाले के कंट्रोल में एक हम शक्ल बनाता है। हम शक्ल के पास इस्तेमाल करने वाले की 90% खुसूसियात और तमाम स्किल्स होती हैं। इस्तेमाल करने वाला किसी भी वक्त हम शक्ल के साथ पोजीशन तब्दील कर सकता है। दौरानिया 1 मिनट 30 सेकंड, कोल डाउन 5 मिनट, इजाफी एक्टिव सकल 2 इब्बिसिल बाइंड 2 बैक वक्त 3 दुश्मनों को जकड़ता है और हरकत को रोकता है जिससे दिफा और मैजिक रेसिस्टेंस में 100% कमी आती है। हदफ का टर जितना ऊंचा होगा असर इतना ही कमजोर होगा। दौरानिया 5 सेकंड, कोल डाउन 40 सेकंड, इजाफी एक्टिव सकल 3 9 ड्रैगन स्लैश 2 इस्तेमाल करने वाले के लिए फौरी तौर पर इब्बिसिल ब्लेड के 16 साए बनाता है। हर सायादार तलवार 80% तक नुकसान पहुंचाती है। दौरानिया 30 सेकंड, कोल डाउन 5 मिनट, इजाफी एक्टिव सकल 4 इब्बिसिल करिस 2 50 गज के दायरे में मौजूद तमाम अहदाफ को 6 सेकंड तक हरकत करने या हमला करने से रोकता है और 10 मिनट के लिए उनकी खुसूसियात को 20% तक कम कर देता है। अगर रेंज में सिर्फ एक हदफ हो तो असर दुगना हो जाता है। कोल डाउन 20 मिनट, इजाफी एक्टिव सकल 5 ड्रैगन सिविल 2 एक हम शक्ल को ड्रैगन सिविल अता करता है, इसे ब्लैक ड्रैगन में तब्दील करता है। तब्दील शुदा हम शक्ल की लाइफ रेटिंग ब्लैक ड्रैगन के बराबर होगी। दौरानिया 3 मिनट, कोल डाउन 48 घंटे, इजाफी पीसू सकल इब्बिसिल विल अर्द गिर्द की माना कसाफत के लिहाज से इस्तेमाल करने वाले की जिस्मानी साख्त को बेहतर बनाता है। माना की कसाफत जितनी ज्यादा होगी बेहतरी इतनी ही ज्यादा होगी। इजाफी प्रोफाउंड इनहेरिटेंस ब्लैक एम्परर 2 जब चालू किया जाता है तो हर क्रिटिकल हिट डेथ ओरा का एक स्टेक जमा करेगा।
हर स्टेक को 12 सेकंड के लिए तमाम खुसूसियात में 2% और अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड में 1% इजाफा करने या किसी शकल के कोल डाउन को 4 सेकंड तक कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डेथ ओरा के ज्यादा से ज्यादा 30 सिटी किस दौरानिया 10 मिनट, कोल डाउन 8 घंटे। मशहूर लोहार कमाल अहमद ने जाती तौर पर ब्लैक ड्रैगन किंग के दांतों को मवाद के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इब्बिसिल ब्लेड तैयार किया था। ये 36 मशहूर तलवारों में से एक है जिसका दर्जा 31वां है। ताहम खुद ब्लैक ड्रैगन किंग ने इस तलवार पर लानत भेजी है। तलवार की पेश करदा बेपनाह ताकत के अलावा इस्तेमाल करने वाले को एक खास वक्त के बाद बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ताहम जैक की जानिब से स्टार क्रिस्टल के साथ इब्बिसिल ब्लेड को दोबारा मॉडल करने के बाद बैकलैश की ताकत बहुत कम हो गई है। अगर इस्तेमाल करने वाला बैकलैश को दबाने में नाकाम रहता है तो इस्तेमाल करने वाले को ब्लैक ड्रैगन किंग की लानत मिलेगी, जिससे तमाम खुसूसियात मुस्तकिल तौर पर 50% कम हो जाएंगी। गिराया नहीं जा सकता, तिजारत नहीं की जा सकती, तबाह नहीं किया जा सकता। इस ताज़ा तरीन अपग्रेड के बाद इब्बिसिल ब्लेड की अटैक पावर इसी लेवल के 2 हैंडेड एपिक वेपन के बराबर थी, हालांकि ये कलंग रे जितना मजबूत नहीं था। आखिरकार इब्बिसिल ब्लेड सिर्फ लेवल 50 का था, जबकि कलंग रे का लेवल अपने सारिफ के लेवल से मिलने के लिए खुद ब खुद बढ़ जाता था। इसके बावजूद इब्बिसिल ब्लेड अब भी बहुत ताकतवर था। नई शकल ड्रैगन सिविल खास तौर पर मुतासिर कुन थी। वो अपने हम शक्लों में से एक को हकीकी ब्लैक ड्रैगन में तब्दील कर सकता था। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही सैफ अली पुरजोश हो गया। वो एक हकीकी ड्रैगन के बारे में बात कर रहे थे। एक हकीकी ड्रैगन के सामने एक कदीम नस्ल की कोई अहमियत नहीं थी। यहां तक कि फरिश्तों की लाइफ रेटिंग भी ड्रैगनों से कदरे कम थी। ये शकल अब सैफ अली का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड थी। बदकिस्मती से शकल का दौरानिया सिर्फ 3 मिनट का था। एक बार जब सैफ अली ने नए इब्बिसिल ब्लेड की तारीफ खत्म कर ली तो उसने हथियार को म्यान में रखा और कैंडल लाइट की मौजूदा चीफ अल्केमिस्ट साइलेंट वंडर से राब्ता किया। मास्टर्स बनने के सबसे ज्यादा इम्कानात रखने वाले लाइफ स्टाइल प्लेयर्स के अलावा सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के टॉप 5 अल्केमिस्ट्स को भी होली सिटी ऑफ टाइटन लाया था। फितरी तौर पर साइलेंट वंडर के अंदरूनी रुकन बनने और मून गॉड्स सीक्रेट जर्नल पढ़ने के बाद वो तेजी से एक मास्टर अल्केमिस्ट बन गई थी। अब कीमियागिरी की तकनीकों के लिहाज से वो ट्रेडिंग फर्म की नंबर 1 अल्केमिस्ट थी। चूंकि कैंडल लाइट में इतने ज्यादा लाइफ स्टाइल प्लेयर्स थे कि मिलिन को लुक समाइल अकेले उनका इंतजाम नहीं कर सकती थी, इसलिए सैफ अली ने हर ज़ैली क्लास के लिए इंतजामी जिम्मेदारियों को उनके मुतल्लिका चीफ्स में तकसीम कर दिया था। एल्वेन सिल्वर की पैदावार कैसी चल रही है? सैफ अली ने पूछा। एल्वेन सिल्वर एक कीमियागिरी की तरकीब थी जो सिर्फ टाइटन सिटी में मिल सकती थी। हर कॉपी की कीमत 800 मैजिक क्रिस्टल्स थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। एल्वेन सिल्वर तैयार करना भी बहुत मुश्किल था, यहां तक कि अगर एक एडवांस्ड अल्केमिस्ट के पास मुख्तलिफ सपोर्ट टूल्स की मदद हो तब भी वो खुशकिस्मत होंगे अगर वो 20% पैदावारी कामयाबी की शरह हासिल कर सकें, और हर कोशिश पर तकरीबन 4 गोल्ड लागत आती थी। एल्वेन सिल्वर का सिर्फ एक ही काम तैयारिस जिस्मानी तकवियत। ये न सिर्फ किसी की जिस्मानी साख्त और स्टेमिना को बढ़ा सकता था, बल्कि ये उनकी रेजिस्टेंस को भी नुमाया तौर पर बेहतर बनाता था। ये एक इंतहाई कीमती दवाई थी और सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान इंतहाई बड़े पैमाने के 3 डंजन्स पर छापा मारते वक्त इसका होना लाजमी था। चूंकि कैंडल लाइट का कीमियागिरी का मेयार कम था, इसलिए सैफ अली ने अपने अल्केमिस्ट से एल्वेन सिल्वर तैयार करने की कोशिश नहीं करवाई थी। ताहम साइलेंट एस्पायरेशन भी एक मास्टर अल्केमिस्ट बन गया था, इसलिए सैफ अली ने उन्हें तरकीब देने का फैसला किया था। गिल्ड लीडर एल्वेन सिल्वर पोशन की तैयारी का तरीकाकार बहुत पेचीदा है। अब भी हमारे पास सिर्फ 217 बोतलें हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या ये काफी है? साइलेंट वंडर ने कदरे शर्मिंदगी से कहा। 217? इतनी ज्यादा? सैफ अली साइलेंट वंडर की रिपोर्ट सुनकर कदरे हैरान हुआ। वो जानता था कि एक बेसिक मास्टर अल्केमिस्ट की भी नजरियाती कामयाबी की शरह सिर्फ 25% होगी, और अगर उनके पास मुनासिब सपोर्ट टूल्स हों तो तकरीबन 30% होगी। मजीद बरा, एल्वेन सिल्वर की हर बोतल को तैयार होने में बहुत तवील वक्त दरकार था। एक बेसिक मास्टर अल्केमिस्ट खुशकिस्मत होगा अगर वो पूरे दिन के काम के बाद तकरीबन 100 बोतलें तैयार कर ले,
फिर भी टाइटन सिटी में इससे आधा वक्त गुजारने के बावजूद जिन 2 मास्टर अल्केमिस्ट्स और 3 एडवांस्ड अल्केमिस्ट्स को ये काम दिया गया था, उन्होंने 200 से ज्यादा बोतलें तैयार कर ली थी। अच्छा है, उन्हें मेरे पास ले आओ। समझ गई। साइलेंट वंडर ने कॉल मुनक़ते करने से पहले सर हिलाया। फिर सैफ अली ने अपनी तवज्जो ऑलराउंडेड डिवाइसेस तैयार करने की तरफ मबजूल की। इक्लिप्स थर्वन में टॉप टू फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट गिरने का इम्कान था। डंजन का तजवीज करदा रीड लेवल 55 से लेवल 60 था और ये रियासतों और सल्तनतों की सरहदों पर मौजूद लेवल 50 के इंतहाई बड़े पैमाने के 3 डंजन से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग था। डंजन की सुनकुनरन गैस के अलावा इसकी कम माना कसाफत ने इसे खास तौर पर मुश्किल बना दिया था। सैफ अली की टीम को डंजन पर छापा मारने के लिए ऑलराउंडेड डिवाइसेस की जरूरत थी। सैफ अली ने बाकी दिन 80 से ज्यादा ऑलराउंडेड डिवाइसेस तैयार करने में गुजारा। कुछ अरसा कबल इसकी बनाई हुई ऑलराउंडेड डिवाइसेस को मिलाकर उसके पास 200 खिलाड़ियों की टीम को लेस करने के लिए जरूरत से ज्यादा डिवाइसेस। वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। उन्हें अब तक व्हाइट रिवर सिटी पहुंच जाना चाहिए था। सैफ अली ने वक्त पर नजर डालते हुए मुस्कुराया। इससे पहले कि उसे एहसास होता, गॉड्स डोमेन में एक नया दिन आ चुका था। पेशदा मुलाकात के वक्त में 20 मिनट से भी कम वक्त बाकी था। फौरन सैफ अली ने व्हाइट रिवर सिटी के लिए एक रिटर्न स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल को चालू करने के बाद इसका जिस्म रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया और स्पेशल फॉर्जन रूम से निकल गया। चैप्टर 1795 हीरोज का इज्तिमा। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी में जीरो विंग की रहाइशगाह। लॉबी में आराम करने वाले गिल्ड की मैन फोर्स के अराकीन के ग्रुप की वजह से पुरहुजूम गिल्ड हॉल में खामोशी छाई हुई थी। इस ग्रुप में सबसे कम लेवल का खिलाड़ी लेवल 2 का था और उनका पहना हुआ सबसे कमजोर सामान लेवल 50 फाइन गोल्ड रैंक का था। ग्रुप की क़ियादत करने वाले खिलाड़ियों ने तो एपिक इक्विपमेंट के कई टुकड़े भी पहन रखे थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि फायर डांस, कोला, शैडो सॉर्ड, कालू भाई, टर्टल डोव, ये वोमियान, वानिया, माइनर विंड और फ्लाइंग शेडो थे। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी गिल्ड के क़याम के वक्त से ही इसमें शामिल थे और उन्होंने जीरो विंग के गिल्ड लीडर के साथ उनगिनत गिल्ड जंगों और मुहिम्मात में हिस्सा लिया था। जीरो विंग माली ताकत और कुव्वत दोनों लिहाज से पहले ही स्टार मून किंगडम का नंबर 1 गिल्ड बन चुका था। रियासत में इन गिनत खिलाड़ियों ने फायर डांस और दीगर की जंगी वीडियोज का मुताला किया। जाने अनजाने में वो स्टार मून किंगडम में आइडियल बन चुके थे। फ्लेमिंग रोज फायर डांस, पैरनट बरकोला, ये तमाम मशहूर शख्सियात यहाँ क्यों जमा हुई है? क्या हमारा गिल्ड किसी अहम ऑपरेशन का आगाज करने वाला है? वो बहुत शानदार है। मैं कब एक बुनियादी रुकन बनकर उनकी सफों में शामिल हो सकता हूँ? हमारे गिल्ड ने हाल ही में बहुत से नए अराकीन को भर्ती किया है। मितजता बुनियादी रुकन बनने की शराइत सख्त हो गई है। दूसरे गिल्ड्स में अब इस वक्त तक बुनियादी रुकन बन सकते हैं जब तक अब ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल तक पहुंच जाएं और आपके पास काफी जीसीपीज हों। ताहम जीरो विंग में मैंने सुना है कि आपको कम अज कम ट्रायल टावर की 6ठी मंजिल तक पहुंचने की जरूरत है। मैंने भी यही सुना है, लेकिन अगर आप बुनियादी रुकन बन भी जाएं तब भी गिल्ड की मैन फोर्स के लिए भर्ती होना बहुत मुश्किल है। अभी मैन फोर्स का सबसे कमजोर रुकन भी 6ठी मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंच सकता है और इसे कम अज कम 2 बेसिक कम्बैट टेक्निक्स पर उबूर हासिल है। अगर आप पार्टी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको 7वें मंजिल के दरमियानी मरहले ऐसे ऊपर तक पहुंचना होगा और कम अज कम 3 बेसिक कम्बैट टेक्निक्स और एक एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक पर उबूर हासिल करना होगा। गिल्ड हॉल के अंदर मौजूद गिल्ड के अराकीन फायर डांस और दीगर को देखकर बेहद खुश थे। ये खास तौर पर नए भर्ती होने वालों के लिए सच था। जीरो विंग के बहुत से नए भर्ती होने वालों ने सिर्फ फायर डांस और उसके साथियों जैसे माहिरीन की वजह से जीरो विंग में शामिल होने का फैसला किया था। अचानक पूरे हॉल में चीखें गूंज उठीं। 30 की दहाई का एक आदमी हॉल में दाखिल हुआ था जिसने अपनी कमर पर 2 लंबी तलवारें लटका रखी थीं। इनमें से एक हथियार के गिर्द नीली बिजली की लकीरें नाच रही थीं, जबकि दूसरे को सुरमई धुंध ने घेर रखा था। अर्ध गिर्द का माना गैर फाल तौर पर इस आदमी के गिर्द जमा हो गया और उससे इतनी ताकतवर चमक निकल रही थी कि इसके आसपास के लोग गैर इरादी तौर पर एक तरफ हट गए। ये उधेड़ उम्र आदमी कोई और नहीं बल्कि सैफ अली का ब्लैक फुलियम रूप था। गिल्ड लीडर आ गए हैं। ये वाकई गिल्ड लीडर है। इनकी चमक कितनी ताकतवर है।
वो जंगी वीडियोज में दिखाए जाने वाले रूप से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब गिल्ड के अराकीन ने सैफ अली को देखा तो उनकी आंखों में जोश और अकीदत भर गई। ब्लैक फुलियन स्टार मून किंगडम में एक जिंदा लेजेंड था और बहुत से मौजज़ात का जिम्मेदार था, जिसे कभी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा था। सिर्फ ब्लैक फुलियम का नाम ही स्टार मून किंगडम के माहिर खिलाड़ियों को लर्जा देता था। इन नारों के जवाब में सैफ अली फायर डांस और उसकी टीम के करीब पहुंचते हुए सिर्फ एक परेशान कुन मुस्कुराहट ही दे सका। गिल्ड लीडर, हमारे पास इस वक्त मौजूद तमाम 85 ट्रडो खिलाड़ी हाजिर हैं। हम फौरन निकल सकते हैं, आबदा गाल ने कहा जब सैफ अली ग्रुप की तरफ चलकर आया। सैफ अली ने मैन फोर्स के इन अराकीन का जायजा लिया जो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। इस ग्रुप में ब्लैक ड्रैगन एम्पायर ब्रांच के माहिरीन शामिल थे, जिनका इंतजाम शाइस्ता करती थी। यहां तक कि यूलान, जो जीरो विंग सिटी के रोजमर्रा के मामलात का इंतजाम करती थी, वो भी यहां थी। साइलनट ब्लेड, यूजिपनद, जिसे हाल ही में ट्रडो पर तरक्की दी गई थी, वो भी मौजूद था। इनमें से कुछ खिलाड़ी उसकी पिछली जिंदगी के दौरान नाकाबिल यकीन हद तक मशहूर थे। ताहम इस जिंदगी में ये लोग उसके बनाए हुए गिल्ड में जमा हो गए थे। गेम के इस मरहले पर एक फर्स्ट रेट गिल्ड भी 85 ट्रडो खिलाड़ी मैदान में नहीं उतार सकता था। जीरो विंग ने इतने ज्यादा खिलाड़ियों की परवरिश सिर्फ इस प्राइम वर्डेल सिविल की बदौलत की थी, जो सैफ अली ने प्राइम वर्डेल सिटी से हासिल की थी। अच्छा है, चलो निकलते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने व्हाइट रिवर सिटी में तयशुदा मुलाकात के मकाम की तरफ ग्रुप की क़ियादत की। सैफ अली और 85 ट्रडो खिलाड़ी अपने माउनेट्स पर जीरो विंग की रहाइशगाह से निकले। सड़क पर मौजूद खिलाड़ी सैफ अली के ग्रुप को देखकर हाँफने लगे। ये जीरो विंग के खिलाड़ी आखिरकार काफी दिलकश थे। सिर्फ उनके माउनेट्स ही खौफनाक थे, जिनमें सबसे कमजोर मिस्टरेस आयरन रैंक का था। दरी असना खिलाड़ियों के अदादो शुमार महज खौफनाक थे। जब सैफ अली का ग्रुप सड़क पर आया तो व्हाइट रिवर सिटी की मुख्तलिफ ताकतें घबराने लगे। इन सब को डर था कि जीरो विंग ने उन्हें निशाना बनाया है। व्हाइट रिवर सिटी हवाई अड्डा। इक्लिप्स गेट के जाहिर होने की वजह से हवाई अड्डा व्हाइट रिवर सिटी के मकबूल तरीन मराकज में से एक बन गया था, खास तौर पर शहर के मुख्तलिफ गिल्ड्स और अलिफ एडवेंचरर टीमों के लिए। इक्लिप्स गेट न सिर्फ एक आला वसाइल वाला नक्शा था, बल्कि इस नक्शे से बहुत सी नायाब जड़ी बूटियां और कच्च धातें भी पैदा होती थी। वहां कीमती एनर्जी एसेंस भी था, जिसे गिल्ड माउनेट्स की परवरिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इक्लिप्स गेट बिलाशुबा इन खिलाड़ियों के लिए ग्राइंड करने और पैसे कमाने का बेहतरीन ऑप्शन था, जो दूर दराज ओरुक एम्पायर का सफर नहीं करना चाहते थे। फी अलहाल ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के खिलाड़ी हवाई अड्डे के रेस्ट एरिया में जमा हो चुके थे। इन दो गिल्ड्स की मौजूदगी ने रेस्ट एरिया में मौजूद दीगर खिलाड़ियों को घबराहट में मुब्तला कर दिया और वो अपने ऊपर एक जबरदस्त दबाव महसूस कर रहे थे। टीमें खौफनाक थीं, जिनमें से हर एक तकरीबन 60 ट्रडो खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। खिलाड़ियों ने इन गिल्ड मेंबर्स को ट्रडो क्लास उनसग्नियाज की वजह से ट्रडो खिलाड़ियों के तौर पर पहचाना, जो सिर्फ ट्रडो क्लासेस को मिलते थे। ये निशान सिर्फ एक बहुत मुश्किल क्विस्ट मुकम्मल करके ही हासिल किया जा सकता था, और ये न सिर्फ किसी की ताकत का सबूत था, बल्कि इसने सकल और सीपेल के असरात में 10% इजाफा भी किया। बड़ी बहन रेन, जीरो विंग हैरत अंगेज है। उन्होंने दरअसल उन लीडिंग सिविल से इतने सारे माहिरीन उधार लिए हैं, यहां तक कि इन लीडिंग सिविल के फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर इन लीडिंग हार्ट भी नमूदार हुए हैं। ब्लू फिनिक्स ने कुछ फासले पर खड़े उधेड़ उम्र आदमी को देखते हुए हैरत से कहा। वो आदमी दुबला पतला था और उसने गहरे नीले रंग का मुकद्दस ज़रा बख्तर पहन रखा था, जिसके कंधों पर एक खालिस सफेद चोगा डाला हुआ था। इन लीडिंग हार्ट कई सालों से वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में मशहूर था। वो पिछली वर्चुअल रियलिटी गेम्स में मुख्तलिफ मौजिज़ात का जिम्मेदार रहा था। गॉड्स डोमेन में शामिल होने के बाद उसकी कारकर्दगी इतनी ही खौफनाक रही थी। इसने अकेले ही क्रिम्सन एम्परर के 2 डोमेन लिम माहिरीन को हलाक कर दिया था, जब उसने डार्क नाइट एम्पायर के सरीन टाउन पर कब्जा करने के लिए इन लीडिंग सिविल के ट्रम्प कार्ड लीजन की क़ियादत की थी। इसकी कामयाबी ने इन लीडिंग सिविल को बालादस्ती हासिल करने का मौका दिया था, जिसने डार्क नाइट एम्पायर में क्रिम्सन एम्परर की तरक्की को पीछे छोड़ दिया था। ब्लू फिनिक्स के लिए यह तसव्वुर करना वाकई मुश्किल था कि उन लीडिंग हार्ट जैसी अहम शख्सियत दरअसल जीरो विंग की मदद करेगी। इन लीडिंग सिविल का जीरो विंग के साथ कोई अंदरूनी मुआहिदा होना चाहिए, अनमोल शहजादी ने इन लीडिंग हार्ट की तरफ देखते हुए कहा। सच कहूं तो
उसकी आमद ने इसे भी हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि अगर इन लीडिंग सिविल का जीरो विंग के साथ किसी किस्म का लेन देन था, तब भी जीरो विंग के लिए इन लीडिंग हार्ट की मदद हासिल करना आसान नहीं होना चाहिए था। आखिरकार फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर का ओहदा बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ आता था और डार्क नाइट एम्पायर में इन लीडिंग सिविल की सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही थी। मंतकी तौर पर इन लीडिंग हार्ट के पास किसी दूसरे गिल्ड के लिए काम करने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इन लीडिंग सिविल के अराकीन भी हवाई अड्डे पर ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अराकीन को देखकर इतने ही हैरान थे। वाइस गिल्ड लीडर, वहां मौजूद वो खातून ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की पवेलियन मास्टर अनमोल शहजादी लगती है, एक लेवल चून। तो दो मर्द क्लर्क ने इन लीडिंग हार्ट के कान में सरगोशी की। मजीद बड़ा ज़हीन ब्लू फिनिक्स भी यहाँ है। ऐसा लगता है कि जीरो विंग इतना सादा नहीं है जितना हमने सोचा था। बेशक अगरचे अफवाहों में जिक्र किया गया है कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के जीरो विंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि पवेलियन मदद की दरख्वास्त के लिए अपने पवेलियन मास्टर्स में से एक को भेजेगा। ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता अफवाहों से कहीं ज्यादा गहरा है। इन लीडिंग हार्ट ने इस मामले पर गौर करते हुए कदरे तेवरी चढ़ाकर कहा। वो यहाँ जीरो विंग से बहुत कम तवक्कुआत के साथ आया था। वो सिर्फ मोलिंगशा की दरख्वास्त की वजह से इस मुहिम में शामिल हुआ था, लेकिन इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जीरो विंग गार्ड्स डोमेन की मशहूर डेमन क्वीन अनमोल शहजादी की मदद भी हासिल कर सकता। फी अलहाल ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन में दो पवेलियन मास्टर्स के दरमियान अनमोल शहजादी का सबसे ज्यादा असर और रसूख था। इसके पास अगली ग्रेट पवेलियन मास्टर बनने का सबसे मजबूत मौका भी था। आजकल किसी गैर मुल्की इलाके में अनमोल शहजादी की मौजूदगी ही हंगामा बर्पा करने के लिए काफी थी। अगर अवाम को एहसास हो गया कि वो यहाँ जीरो विंग की मदद करने आई है, तो उससे एक ऐसी सनसनी फैल जाएगी जो पूरे गार्ड्स डोमेन को अपनी लपेट में ले लेगी। जब ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, तो हवाई अड्डे के बाहर से पुरजोश चीखें उन तक पहुंची। लॉबी में मौजूद बहुत से खिलाड़ी फौरन देखने के लिए भागे। कुछ ही देर बाद खिलाड़ियों का एक ग्रुप हवाई अड्डे की मैन लॉबी में दाखिल हुआ। ये तमाम खिलाड़ी कम अज कम लेवल चून के थे, जिनमें से कुछ लेवल 56 पर थे। उनका सामान भी इतना ही मुतासिर कुन था। गेम के इस मरहले पर लेवल 50 का फाइन गोल्ड इक्विपमेंट मुख्तलिफ सुपर पावर्स में भी इंतहाई नायाब था। फिर भी ऐसा सामान सबसे कमजोर था जो उन 80 से ज्यादा खिलाड़ियों पर पाया जा सकता था। चैप्टर 1796 गैर मामूली बुनियाद। खेलों के मैदान जितने बड़े मरकजी हाल के अंदर सैफ अली के ग्रुप की आमद ने मौजूदा खिलाड़ियों में एक हंगामा बर्पा कर दिया। क्या ये सच है? ये तमाम लोग कम अज कम लेवल 50 के फाइन गोल्ड आलात से लैस हैं। जीरो विंग यहाँ क्यों है? बकवास। जीरो विंग के पास दरअसल लेवल 56 पर 10 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वो इतनी तेजी से अपना लेवल कैसे बढ़ा रहे हैं? जब हाल के अंदर मौजूद खिलाड़ियों ने जीरो विंग की 86 रुकनी टीम को देखा, तो उनकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। अगरचे मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स लेवल 50 के टीम डंजन्स पर हमला करने में शानदार पेशरफ्त कर रही थीं, लेकिन उनके हासिल करदा ज्यादातर आलात सिर्फ लेवल 50 के सीक्रेट सिल्वर आलात थे। लेवल 50 के फाइन गोल्ड आलात इतने नायाब थे कि सिर्फ बड़ी गिल्ड्स के आला ओहदेदारों के पास ही उनके चंद टुकड़े मौजूद थे। इसके बावजूद जीरो विंग की 86 रुकनी टीम का हर फर्द कम अज कम लेवल 50 के फाइन गोल्ड आलात से लैस था। ये बात बिल्कुल नाकाबिले फहम थी। जीरो विंग के अराकीन के लेवल्स इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन थे। फी अलहाल ज्यादातर माहिर खिलाड़ी सिर्फ लेवल 53 पर थे। सिर्फ वो माहिरीन जिन्होंने इंतहाई तेजी से अपना लेवल बढ़ाया था, वो लेवल 54 पर होंगे। जहां तक लेवल 55 तक पहुंचने की सलाहियत रखने वालों का ताल्लुक है, वो स्टार मून किंगडम में आला तरीन दर्जे की शख्सियात थीं और सल्तनतों में टॉप 20 या टॉप 30 के अंदर दर्जा बंदी कर सकती थीं। अगरचे मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स में आम तौर पर कुछ ऐसे माहिरीन होते थे जो अपने लेवल्स को जाहिर न करने का इंतखाब करते थे, लेकिन वो फिर भी ज्यादा आगे नहीं होंगे। ताहम जीरो विंग के पास दरहकीकत लेवल 56 पर 10 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे। दूसरे लफ्जों में, अगर जीरो विंग चाहता तो वो बाआसानी किसी सल्तनत की दर्जाबंदी की फहरिस्त की टॉप 10 पोजीशंस पर इजारादारी कायम कर सकता था। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के अराकीन भी इसी तरह हैरान रह गए जब उन्होंने सैफ अली और जीरो विंग के दीगर अराकीन को देखा। जीरो विंग के पास इतने ज्यादा दो खिलाड़ी क्यों हैं?
अनमोल शहजादी और इन लीडिंग हार्ट दोनों इस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने जीरो विंग के अराकीन की गिनती मुकम्मल की। इस इंकिशाफ से इन्हें जो सदमा पहुंचा वो जीरो विंग के आलात को देखने से कहीं ज्यादा बड़ा था। फिलहाल फर्स्ट रेट गिल्ड्स खुशकिस्मत होंगी अगर उनके पास 20 T2 खिलाड़ी भी मौजूद हों। बहरहाल T2 प्रमोशन क्विस्ट कोई आसान काम नहीं था। मजीद बड़ा मुस्तकबिल की तरक्कियों के पेश नज़र ज्यादातर खिलाड़ी कम अज कम हार्ड मोड T2 प्रमोशन क्विस्ट को चैलेंज करने का इंतखाब करेंगे, जिसमें खिलाड़ी के आलात के मेयार और जंगी मेयार के लिए काफी ज्यादा तकाजे थे। खिलाड़ियों के मौजूदा लेवल और आलात के मेयार के साथ हार्ड मोड प्रमोशन क्विस्ट को मुकम्मल करना इंतहाई मुश्किल होगा। गेम के इस मरहले पर उनकी 2 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स में इतने ज्यादा T2 खिलाड़ी होने की एक वजह उनकी गिल्ड्स में मौजूद बहुत से आला माहिरीन थे। एक और वजह यह थी कि उन्होंने वसाइल मुख्तस करते वक्त अपने आला माहिरीन को तरजीह दी। ये वो 2 अवामिल थे जिनकी बदौलत इनकी गिल्ड्स इतने ज्यादा T2 खिलाड़ियों की परवरिश करने में कामयाब रही। ताहम जीरो विंग के इतनी छोटी गिल्ड होने के बावजूद इसके पास दर हकीकत 80 से ज्यादा T2 खिलाड़ी मौजूद थे। ये तादाद उनकी 2 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स की मलकियत से सिर्फ थोड़ी ही कम थी। ताखीर के लिए माजरत, मुझे कुछ तैयारियां करनी थी, सैफ अली ने अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। अब बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। ताहम गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ये बहुत हैरान कुन बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब जाती तौर पर डंजन के हमले की क़ियादत करेंगे, अनमोल शहजादी ने कहा। जब उसने सैफ अली की तरफ देखा तो उसकी नजरें तजस्सुस और हैरत से भरी हुई थी। उसका तजस्सुस इसलिए था क्योंकि ब्लैक फुलियम वहां मौजूद था। वो शाज़ व नादिर ही खुद सामने आता था और ऐसे मामलात ये फैम, आबदा गाल और शाइस्ता पर छोड़ देता था। जहां तक उसकी हैरत का ताल्लुक है, ये इस एहसास की वजह से था जो ब्लैक फुलियम से दे रहा था। इस वक्त जब वो इसके सामने खड़ी थी तो उसे इस शख्स से शदीद मोहलिकीत का एहसास हो रहा था। ये एहसास इस वक्त से कहीं ज्यादा शदीद था जब इसका आखिरी बार ब्लैक फुलियम से आमना सामना हुआ था। मैं इन लीडिंग हार्ट हूं, इन लीडिंग सिविल का वाइस गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अब अफवाहों से भी कहीं ज्यादा हैरत अंगेज हैं, इन लीडिंग हार्ट ने कहा। जब उसने मुख्तसरा सैफ अली और जीरो विंग के दीगर माहिरीन का जायजा लिया तो उसके दिल में नाकाबिले बयान सदमा उमड़ आया। इसकी राय में वो गिल्ड लीडर जो जीरो विंग को इस मकाम तक तरक्की देने की सलाहियत रखता हो जहां वो तजुर्बाकार फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला कर सके, वो यकीनी तौर पर एक बहुत काबिल मुंतजिम था। यहां तक कि अगर ब्लैक फुलियम अफवाहों के मुताबिक इतना ही ताकतवर था तो उसकी राय में ब्लैक फुलियम को सिर्फ इन लीडिंग सिविल जैसी सुपर पावर्स के आला माहिरीन जितना ही ताकतवर होना चाहिए। ताहम इस वक्त इन लीडिंग हार्ट दर हकीकत इससे मौत के खतरे को महसूस कर रहा था, एक ऐसी चीज जिसका गॉड्स डोमेन में दाखिल होने के बाद से इसे शाज़ व नादिर ही सामना हुआ था। मजीद बरा उसने जीरो विंग के कई दीगर खिलाड़ियों से भी काफी खतरा महसूस किया। इन लीडिंग हार्ट को ये बात वाकई नाकाबिले यकीन लगी कि एक ऐसी गिल्ड जिसकी कोई पुश्तपनाही नहीं थी, वो इतने ज्यादा माहिरीन हासिल करने के काबिल होगी। वाइस गिल्ड लीडर, मैंने अभी उन पर एक एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन शकल का इस्तेमाल किया है। ब्लैक फुलियम के अलावा जीरो विंग के काफी खिलाड़ियों के पास नाकाबिले शनाख्त रैंक के हथियार और आलात मौजूद हैं। इन लीडिंग हार्ट के पास खड़े एक मर्द कुल्लिरुक ने कांपते हुए कहा, मेरा मानना है कि ये हथियार और आलात या तो मैजिक वेपन्स हैं या एपिक रैंक के हैं और उनकी तादाद 40 से ज्यादा है। 40 से ज्यादा? क्या आपको इस बात का यकीन है? इन लीडिंग हार्ट एक बार फिर हैरान हुए बगैर न रह सका। इन लीडिंग सिविल एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड थी। ताहम अब तक इसके पास कल मिलाकर सिर्फ तकरीबन 40 एपिक वेपन्स, एपिक आलात और मैजिक वेपन्स थे। जीरो विंग ने दर हकीकत इस पहलू में इन लीडिंग सिविल को पीछे छोड़ दिया था। ऐसी चीज कैसे मुमकिन थी? अगरचे इन लीडिंग सिविल अब इतनी मजबूत नहीं रही थी जितनी वो अपने उरूज के दौरान थी, लेकिन ये अब भी आम सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड से कहीं ज्यादा मजबूत थी। कम अज कम ये मौजूदा ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन से अब भी कदरे मजबूत थी, जिसके पास इसकी तहकीकात के मुताबिक सिर्फ 30 के करीब एपिक वेपन्स, एपिक आलात और मैजिक वेपन्स थे। यहां तक कि अगर पवेलियन कुछ छुपाने में कामयाब भी हो गया तो ये एक मौजिजा होगा अगर पवेलियन के पास ऐसी 35 अशिया मौजूद हों। मुझे इसका मुकम्मल यकीन है, मर्द कुल्लिरुक ने कहा और उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। उसने भी उम्मीद की थी कि इसने गलत देखा है या उसे वहम हो रहा है। ताहम
वो अपनी एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन शकल का इस्तेमाल करते हुए पहले ही कई बार इस मालूमात की तस्दीक कर चुका था। मजीद ये कि वो ब्लैक फुलियम से मालूमात का एक भी हिस्सा नहीं पढ़ सका था। इस शख्स का मुशाहिदा करते वक्त उसे सिर्फ नामालूम का एक मजमुआ मिला था, एक ऐसी हकीकत जिसे इसने जाहिर नहीं किया। जब उसने ब्लैक फुलियम की तरफ देखा तो उसे यहां तक शक हुआ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन शकल खराब हो रही है। ताहम जब उसने इन लीडिंग हार्ट के आलात का मुआयना करने की कोशिश की तो उसकी शकल ने मामूल के मुताबिक काम किया। उसने ये कहने से भी गुरेज किया कि ब्लैक फुलियम को छोड़कर फायर डांस, आबदागाल, शाइस्ता, कोला, टर्टल डोव और वानिया के पास दर हकीकत इन लीडिंग हार्ट से ज्यादा नाकाबिले शनाख्त अशिया मौजूद। फायर डांस और दीगर की तरफ देखते हुए साइकिलिंग लाइट को यहां तक तासुर मिला कि वो जिस टीम को इस वक्त देख रहा था वो फर्स्ट रेट गिल्ड की बजाय किसी सुपर पावर की मरकजी फोर्स थी। क्या जीरो विंग वाकई सिर्फ एक फर्स्ट रेट गिल्ड के मैयार पर है? साइकिलिंग लाइट ने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। हकीकत में साइकिलिंग लाइट वाहिद शख्स नहीं था जिसके जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे थे। इन लीडिंग हार्ट भी ऐसा ही सोच रहा था। दीगर अवामिल को एक तरफ रखते हुए जीरो विंग की मरकजी फोर्स की जंगी ताकत पहले ही सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स की सतह पर थी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या मैं जान सकती हूं कि अपने हमें यहां किस सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करने के लिए बुलाया है? क्या ये फ्लेमिंग रोएस है या साइलेंट कैसल? अनमोल शहजादी ने तजस्सुस से पूछा। अगर हमें मालूम हो कि हम किस डंजन पर हमला कर रहे हैं तो हम आगे की मंसूबाबंदी कर सकेंगे। स्टार मून किंगडम में सिर्फ 2 लेवल 50 के सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स थे जिन पर हमला करना निस्बतन आसान था, फ्लेमिंग रोएंस और साइलेंट कैसल। सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स में इन 2 डंजन्स को बुनियादी डंजन्स समझा जा सकता था, बाकी तमाम दरमियानी मुश्किल के थे। इन बुनियादी डंजन्स पर हमला करने से पहले ही किसी दरमियाने दर्जे के सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करना मुश्किल होगा। दरी असना सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर हमला करने के लिए खिलाड़ियों को ऐसे आलात पर मुंतकिल होने की जरूरत थी जो डंजन के अंदर के माहौल के लिए ज्यादा मौजूद। सिर्फ चूंकि जीरो विंग ने इस तमाम अरसे में अपने हदफ वाले डंजन को जाहिर करने से इनकार कर दिया था, इसलिए इसकी तरफ से कोई मुनासिब तैयारी करना मुमकिन नहीं था। अब जबकि वो अपने हदफ वाले डंजन की तरफ रवाना होने वाले थे तो उसे फितरी तौर पर पूछना पड़ा, एक सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला? इन लीडिंग हार्ट ने जब सैफ अली की तरफ देखा तो वो अपनी हैरत पर काबू ना रख सका। इसे लगा कि जीरो विंग कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। फिलहाल मुख्तलिफ सुपर पावर्स अब भी लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। जहां तक सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर हमला करने का ताल्लुक है, उन्होंने ऐसे ख्यालात की जहमत भी नहीं की, क्योंकि उन सब का ख्याल था कि इसकी कीमत के मुकाबले में मुनाफा कुछ भी नहीं था। बहरहाल अगरचे एक सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन की मुश्किल एक लार्ज स्केल टीम डंजन से कहीं ज्यादा थी, लेकिन दोनों किस्म के डंजन से हासिल होने वाली लूटमार का मेयार ज्यादातर यकसा ही था। ताहम जबकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स लेवल 50 के लार्ज स्केल टीम डंजन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने में भी कामयाब नहीं हो सकी थी, जीरो विंग दर हकीकत लेवल 50 के सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करना चाहता था। नहीं, इन दोनों डंजन्स में से कोई भी हमारा हदफ नहीं है, सैफ अली ने अपना सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने दौर से आने वाले बड़े फ्लाइंग शिप की तरफ इशारा किया और कहा, हमारा हदफ इक्लिप्स गेट का इक्लिप्स थर्वन है। चैप्टर 1797 हीलमॉन। इक्लिप्स गेट। अनमोल शहजादी की आंखें सदमे से फैल गईं जब इसने सैफ अली को घूरा। वो एक न्यूट्रल मैप का सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन है। अगरचे इसे इक्लिप्स गेट की खास तौर पर अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि न्यूट्रल मैप्स में पाए जाने वाले सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स आम तौर पर रियासतों और सल्तनतों में मौजूद अपने हम मनसबों से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। अगर सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स की दर्जाबंदी मुश्किल की बुनियाद पर की जाए तो न्यूट्रल मैप्स के टीम डंजन्स इंटरमीडिएट रैंक आई से ज्यादा के होंगे। मौजूदा सुपर पावर्स में से किसी ने भी इतने कठिन टीम डंजन पर हमला करने के ख्यालात को पनाह देने की हिम्मत नहीं की थी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगरचे इन लीडिंग सिविल ने जीरो विंग की मदद करने पर इत्तेफाक किया है, लेकिन मुझे ये वाजे करना होगा कि इन लीडिंग सिविल ने ऐसा करने के लिए हमारे बेहतरीन माहिरीन को भेजा है। अगर आप किसी सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करना चाहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 बार कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा कुछ भी हमारी लीडिंग की रफ्तार को बहुत ज्यादा मुतासिर करेगा। इन लीडिंग हार्ट ने अपनी मदद के लिए हतमी शर्त बयान की।
सैफ अली के ऐलान ने इसे भी इसी तरह हैरान कर दिया था। यहां तक कि किसी रियासत की सरहदों के अंदर सपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर हमला करना भी मसला था। किसी न्यूट्रल मैप के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करने की कोशिश करना महज मुज़हका खेज था। इस मकाम पर मुख्तलिफ सपर पावर्स लेवल 50 के लार्ज स्केल डंजन्स में सिर्फ पहले चंद बासिस को मारने में कामयाब हुई थी, वो खुद डंजन को क्लियर करने में नाकाम रही थी। ताहम अगर उन्होंने किसी रियासत के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करने की कोशिश की तो वो मुमकिना तौर पर पहले बास को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगे। यहां तक कि अगर उनके पास 2 खिलाड़ियों की मुकम्मल टीम भी हो तब भी उनके पास न्यूट्रल मैप के लार्ज स्केल टीम डंजन में पहले बास से आगे निकलने का 20% से भी कम इम्कान था। अगरचे खिलाड़ी डंजन में मरने पर EXP का पूरा लेवल नहीं खोते थे, लेकिन अगर वो सपर लार्ज स्केल टीम डंजन के अंदर मर जाते तो वो अपनी 10% EXP खो देते। अपने लेवल्स तक पहुंचने के बाद यहां तक के माहिर खिलाड़ियों को भी, जिनकी लीवलिंग की रफ्तार मुतासिर कुन थी, 10% EXP हासिल करने के लिए 7-8 घंटे दरकार होंगे। अगर इन लीडिंग सिविल 3 से 5 बार मौत की आगोश में जीरो विंग का साथ देती तो उन लीडिंग सिविल की मरकजी फोर्स दीगर सपर पावर्स की मरकजी फोर्सेस से 1-2 दिन पीछे रह जाएगी। ये ठीक है, सैफ अली ने सर हिलाया। कुदरती तौर पर कोई भी गिल्ड अपने 2 खिलाड़ियों को गैर मशरूत तौर पर किसी दूसरी टीम को नहीं देगी। ये बात काबिल फहम थी कि इन लीडिंग हार्ट ने कुछ हुदूद मुकर्रर की थी। दर हकीकत अनमोल शहजादी पहले ही सैफ अली को अपनी हतमी शर्त से आगाह कर चुकी थी। ये ठीक है, सैफ अली के सुकून ने इन लीडिंग हार्ट को कदरे हैरान कर दिया। अपनी हुदूद के हवाले से इसके बयान का मकसद सैफ अली को यह बताना था कि वो बेमानी मुहिम जुई को बर्दाश्त नहीं करेगा और जीरो विंग के गिल्ड लीडर को इस मौका की कदर करनी चाहिए। ताहम सैफ अली का जवाब मुकम्मल तौर पर परेशानी से खाली था। इस शख्स ने माथे पर शिकन तक नहीं लाई थी। ऐसा लगता था जैसे ये हदबंदी बिल्कुल भी कोई मसला नहीं थी। यहां तक कि अनमोल शहजादी ने भी सैफ अली के रद्द अमल का बगौर मुशाहिदा किया। वो मुतजस्सिस थी कि सैफ अली इतने अच्छे मौका को इतने नामुमकिन काम पर क्यों ज़ाया कर रहा था। उनकी तीनों गिल्ड्स की मुश्तरका ताकत के साथ लेवल 50 के 100 रुकनी टीम डंजन में भी उनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा होंगे, फिर भी सैफ अली ने नामुमकिन की कोशिश करने का फैसला किया था। चूंकि सब यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं टीम की शक्ल नौ करूंगा, मैं टीम की क़यादत भी संभालूंगा। क्या अब दोनों में से किसी को इस पर कोई एतराज है? सैफ अली ने अनमोल शहजादी और इन लीडिंग हार्ट से पूछा। दोनों गिल्ड लीडर्स में से किसी की भी इस इंतजाम पर कोई खास राय नहीं थी। बहरहाल दोनों गिल्ड्स अपनी मदद की पेशकश करने आई थीं। वो ज्यादा से ज्यादा जीरो विंग की हिमायत कर सकते थे। बहुत जल्द सैफ अली ने 202 खिलाड़ियों की एक नई टीम बनाई। फिर वो टीम को एक फ्लाइंग शिप की तरफ ले गया जो इक्लिप्स गेट की तरफ जा रहा था। दरी असना स्टार मून सिटी के एक आला दर्जे के रिसत्तूरा के अंदर लिबादे पहने खिलाड़ियों के एक बड़े ग्रुप ने शराब पी और हंसी मजाक किया। इन खिलाड़ियों में से हर एक से कत्ल के शदीद इरादे की लहरें उठ रही थीं और कुछ तो गहरी खून रेजी की शुआएं भी खारिज कर रहे थे। कमांडर, हमारे स्काउट्स ने अभी रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि जीरो विंग की मरकजी फोर्स के अराकीन और आला ओहदेदार इक्लिप्स गेट के लिए एक फ्लाइंग शिप पर सवार हो गए। क्या हमें निकलना चाहिए? हमें दीगर अलिफाडुंचरा टीमों को मतला करना चाहिए? लोनली लैंप ने जोश से ब्लैक शार्क से पूछा, जो इस वक्त बलिजन फ्रूट वाइन के गिलास से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उन्होंने बिलाखिर अपना घोंसला छोड़ दिया है। एक बड़ा घूंट लेते हुए ब्लैक शार्क ने मुस्कुरा कर कहा, दीगर अलिफाडुंचरा टीमों को भूल जाओ। मुझे ऐसे सुनहरी मौके बांटने की आदत नहीं है। हमारी टीम को मतला करो, उन्हें बताओ कि वो अशिया लाएं और फौरन रवाना हो जाए। हमें दीगर अलिफाडुंचरा टीमों को खुद से आगे नहीं निकलने देना चाहिए। समझ गया, लोनली लैंप ने जवाब दिया। उसने एक तवील अरसे से इस लम्हे का इंतजार किया था। कुछ ही देर बाद डार्क हंटर्स अलिफाडुंचरा टीम इक्लिप्स गेट की तरफ रवाना हो गई। इक्लिप्स गेट सुन चीजंग फोर्ट्रेस। सुन चीजंग फोर्ट्रेस वाहिद महफूज जोन था जिसकी इक्लिप्स गेट में एनपीसीज हिफाजत करते थे। हर रोज किले में बड़ी तादाद में फ्लाइंग शिप्स लंगर अंदाज होते थे और चूंकि ये किला मुताद्दिद रियासतों की अफवाज का मरकज था, इसलिए सुन चीजंग फोर्ट्रेस के खिलाड़ियों की आबादी किसी रियासत के दारुल हुकूमत से भी ज्यादा थी। जब सैफ अली की टीम हवाई अड्डे से बाहर निकली तो उनका इस्तकबाल गिल्ली के किनारे अपना सामान बेचने और टीमें बनाने वाले खिलाड़ियों के मंजर ने किया।
ये किला स्टार मून किंगडम के स्टार मून सिटी से कम जानदार नहीं था। ताहम अगरचे सुन चीजन फोर्ट्रेस बहुत मकबूल था, लेकिन मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स को ये जगह खास तौर पर पसंद नहीं थी क्योंकि खिलाड़ी किसी एनपीसी किले में जमीनें नहीं खरीद सकते थे। इसके बजाय ये आजाद खिलाड़ियों का मरकज बन गया था और गिल्ड्स के खिलाड़ियों के मुकाबले में इन खिलाड़ियों की तादाद कहीं ज्यादा थी। बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल कराने से बचने के लिए सैफ अली ने अपने माउनर्स की पीठ पर किला छोड़ने से पहले अपनी टीम के अराकीन को उनके सियाह लिबादे पहनाए। इसके बावजूद उनके ग्रुप ने अब भी उन खिलाड़ियों की तिरछी निगाहें हासिल की जिनके पास से वो गुजरे थे। इक्लिप्स थर्वन इक्लिप्स गेट के अंदरूनी इलाके में एक कदीम किला था। इक्लिप्स थर्वन के अर्द गिर्द कोरोसियो बीहीमोते से घूमते थे और एक सुनकुन धुंध जो खिलाड़ियों के हवास को सुन कर देती थी और उनके रद्द अमल को सुस्त कर देती थी, डंजिन के अर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहती थी। इन अवामिल की वजह से बहुत कम खिलाड़ी यहाँ ग्राइंड करने के लिए तैयार थे। खुशकिस्मती से इसका मतलब यह भी था कि इस इलाके के राकेशों के एनर्जी एसेंस गिराने के इम्कानात ज्यादा थे, इसलिए कुछ खिलाड़ी अब भी इस इलाके में घूमते थे। ओल्ड 3 मोहतात रहना कि इन कोरोसियो सुपारस को मत रागिब करना। कमांडर, क्या आपको मेरी सलाहियतों पर इतना अदम एतमाद है? एक 20 रुकनी टीम घने गीले जंगल में कोरोसियो स्कारपेंस को ग्राइंड करने में मसरूफ थी। टीम का लेवल 53 शील्ड वॉरियर जंगल में से गुजर रहा था, जबकि 100 से ज्यादा लेवल चून स्पेशल इलियट रैंक वाले कोरोसियो स्कारपेंस इसका पीछा कर रहे थे। दरी असना टीम के 3 हीलर्स ने शील्ड वॉरियर की एचपी को बरकरार रखा, जबकि बाकी रेंजड खिलाड़ियों ने बिच्छुओं पर एक के बाद एक एओई हमले की बमबारी की। 10 से ज्यादा खिलाड़ियों के बैक वक्त एओई स्किल्स और स्पीलिस शुरू करने से कोरोसियो स्कारपेंस की एचपी तेजी से कम हो गई। कुछ ही देर बाद कोरोसियो स्कारपेंस गिरने लगे। बहुत जल्द शील्ड वॉरियर का पीछा करने वाला हर राकुशस मर चुका था। इस वक्त एक इसीसन ने, जिसने खामोशी से शील्ड वॉरियर का पीछा किया था, बिच्छू की लूट मार इकट्ठी की। हाय हा कमांडर, हमें एक मिल गया। एक एनर्जी एसेंस गिरा है। लेवल 53 के इसीसन ने गहरे सब्ज रंग का क्रिस्टल उठाते हुए खुशी से कहा। अच्छा है, मजीद राकेशों को रागिब करो। इस बार टीम की क़यादत करने वाले लेवल चून के एलिमेंटलिस्ट ने मंजूरी में सर हिलाते हुए हुक्म दिया। वो राकेशों की इस बीच से हासिल होने वाली लूटमार से बहुत मुतमईन था। जैसे ही इस इसीसुन ने मजीद राकेशों को रागिब करने के लिए जाने की तैयारी की, इसने खिलाड़ियों की एक टीम को तेजी से आगे जंगल में से गुजरते हुए देखा। इस टीम ने अपने अर्द गिर्द मौजूद राकेशों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो सीधे कदीम किले की तरफ जा रहे थे। इन खिलाड़ियों की लापरवाही के नतीजे में उन्होंने जंगल के बहुत से राकेशों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। बेहतर अंदाज में देखने के बाद इसीसुन ने दरियाफ्त किया कि 1000 से ज्यादा राकुशस उन अजीब व गरीब खिलाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। इनमें 1 दर्जन से ज्यादा लेवल 55 के ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले कोरोसियो बीहीमोतेसा और 100 से ज्यादा लेवल 55 के लॉर्ड रैंक वाले कोरोसियो सपारस शामिल थे। बकवास, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लेवल 53 के इसीसुन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगरचे कोरोसियो बीहीमोतेसा सिर्फ लेवल 55 के ग्रेट लॉर्ड्स थे, लेकिन उनके जिस्मों से खारिज होने वाली सुनकुनरन गैस इंतहाई ताकतवर थी। इसकी वजह से एमटीज उन राकेशों के करीब जाने के काबिल नहीं थे। इस जंगल का दौरा करने वाली किसी भी टीम ने कोरोसियो बीहीमोतेसा से ज्यादा बचने की पूरी कोशिश की। अगरचे कोरोसियो सपारस की गैस बीहीमोतेसा की तरह नुकसानदेह नहीं थी, लेकिन वो खिलाड़ियों की नकलो हरकत को रोकने के लिए मकड़ी के जाले भी फेंक सकते थे। एक ऐसी फोर्स का सामना करना जिसमें कोरोसियो बीहीमोतेसा और सपारस दोनों शामिल हों, खिलाड़ियों के लिए एक मुकम्मल डरावना ख्वाब होगा। ताहम इससे पहले कि लेवल 53 के इसीसन्स कुछ कह पाते, इन लापरवाह खिलाड़ियों में से एक आदमी ने किले की दीवारों से पहले टीम को रोक दिया। फिर इस आदमी ने अपनी नीली लंबी तलवार लहराई। अचानक आसमान से सुनहरी इलाही तलवारें गिरीं, जिन्होंने राकेशों की फौज की क़यादत करने वाले कोरोसियो स्पाइडर को एक मखसूस इलाके तक महदूद कर दिया। फिर जमीन से आग के बुलंदो बाला सतून उठे, जिन्होंने फंसे हुए कोरोसियो सपारस को अपनी लपेट में ले लिया। इसी वक्त टीम के दीगर अराकीन ने एक के बाद एओई हमला और बड़े पैमाने पर तबाही का सिपेल शुरू किया। एक लम्हे के लिए बमबारी से जंगल लरज उठा। 2 मिनट गुजरने से पहले ही लापरवाह टीम का पीछा करने वाला हर राकुशस मर चुका था। यहां तक कि 1 दर्जन के करीब कोरोसियो बीहीमोतेसा भी जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़े थे।
इस मंजर ने 20 रुकनी अल्फाडुंचरर टीम को दंग कर दिया, जो कुछ फासले पर कोरोसियो स्कारपेंस को ग्राइंड कर रही थी। वो लोग कौन हैं? इनकी शक्ल सूरत से वो गिल्ड के खिलाड़ी लगते हैं। क़यादत करने वाले शख्स ने जो गिल्ड का निशान पहना हुआ है, मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक जीरो विंग से है। उन्हें जीरो विंग के अराकीन होना चाहिए। क्या हो रहा है? जीरो विंग के अराकीन यहाँ क्यों हैं? अल्फाडुंचरर टीम के अराकीन पर सदमा छा गया जब उन्होंने सैफ अली और दीगर को गिरे हुए राकेशों को लूटते हुए देखा। जैसे ही ये एडवेंचरर्स हैरान हुए कि सैफ अली का ग्रुप किया करने की कोशिश कर रहा है, सैफ अली कदीम किले की तरफ जाने वाले रास्ते से पहले पहुंच गया। क्या हम पहले आराम नहीं करेंगे? अनमोल शहजादी ने तजस्सुस से पूछा। नहीं, हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। जब तक हम इस सुनकुनरन गैस से घिरे हुए हैं, हमारा स्टेमिना मुसलसल कम होता रहेगा और हमारे जिस्मों में सुनकुनरन गैस घनी होती जाएगी। अगर हमने यहाँ बहुत ज्यादा वक्त ज़ाय किया तो जल्द बदेर हमारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। हमें जल्दी करनी चाहिए, सैफ अली ने अपना सर हिलाते हुए कहा। यकीनन हमें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास अब भी काफी स्टेमिना मौजूद है। जिस शरह से हम स्टेमिना खो रहे हैं, हमारे पास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर हम किसी सफर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला कर रहे हों। इन लीडिंग हार्ट ने अपने स्टेमिना की खपत का मुख्तसरा अंदाजा लगाने के बाद कहा। इसे लगा कि सैफ अली बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो एक सफर लार्ज स्केल टीम डंजन को चैलेंज करने जा रहे थे। ये दानिशमंदी होगी कि टीम को आराम करने दिया जाए ताकि वो बेहतरीन हालत में लड़ सकें। अगर हम सिर्फ हार्ड मोड इक्लिप्स थर्वन के बारे में बात कर रहे हैं तो यकीनन हमारे पास हमले के लिए काफी स्टेमिना होगा, लेकिन हम यहाँ हील मोड के लिए आए। अंदर सुनकुनरन गैस बहुत ज्यादा मजबूत है। डंजन के अंदर होने से गैस मजीद मुश्तइल हो जाएगी और हम कहीं ज्यादा तेजी से स्टेमिना खो देंगे। हमें जल्दी करनी चाहिए, सैफ अली ने वजाहत की। चैप्टर 1798 किले पर हमला। हील मोड। इन लीडिंग हार्ट ने बेयकीनी से सैफ अली को घूरा। सैफ अली के बयान को समझने में कुछ वक्त लेने के बाद ही इसने पूछा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अब यकीनन मजाक कर रहे होंगे, ठीक है? वो बमुश्किल इस हकीकत को कबूल कर पाया था कि सैफ अली एक न्यूट्रल मैप के सफर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करना चाहता था, लेकिन डंजन के हील मोड पर हमला करना कुछ ज्यादा ही था। ये अहमकाना हिम्मत से बालातर था, ये सरी खुदकुशी थी। लेवल 50 के लार्ज स्केल टीम डंजन का हील मोड पहले ही इतना मुश्किल था कि मुख्तलिफ सफर पावर्स पहले बास से भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेवल 50 के सफर लार्ज स्केल टीम डंजन के हील मोड की तो बात ही छोड़ दें। मजीद बड़ा, एक सफर लार्ज स्केल टीम डंजन का हील मोड हार्ड मोड से कहीं ज्यादा सख्त था। हर मौत खिलाड़ी की 15% EXP ले लेगी। हील मोड में 2 अमवात हार्ड मोड में 3 अमवात के बराबर थीं। यहां तक कि अनमोल शहजादी ने भी सैफ अली के ऐलान पर तेवरी चढ़ाए। इसे तस्लीम करना पड़ा कि सैफ अली हैरतों से भरा हुआ था। अगरचे इसे शक था कि वो शख्स किसी ऐसे मंसूबे पर अमल करेगा जिस पर उसे यकीन ना हो, लेकिन इस वक्त लेवल 50 के सफर लार्ज स्केल टीम डंजन के हील मोड पर हमला करना बिल्कुल भी हकीकत पसंदाना नहीं था। हील मोड मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। जब तक हम काफी हद तक ताउन करते हैं और काफी तेजी से रद्द अमल जाहिर करते हैं, डंजन ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेगा, सैफ अली ने वजाहत की। वो इक्लिप्स थर्वन से बहुत वाकिफ था। ये इन चंद डंजन्स में से एक था जो आला दर्जे के फायर रेजिस्टेंस आलात गिराता था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में 20 से ज्यादा बार डंजन पर हमला किया था और उसने तकरीबन 7 या 8 बार हील मोड पर हमला किया था। वो जानता था कि इस डंजन पर कैसे गलबा पाना है। मजीद बरा, उसने खास तौर पर 2 सफर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के माहिरीन को मदऊ किया था। वो इतने नायाब मौका के साथ हार्ड मोड इक्लिप्स थर्वन पर कैसे समझौता कर सकता था? ज्यादा मसला नहीं है, अनमोल शहजादी के पास अल्फाज नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे सैफ अली इक्लिप्स थर्वन के साथ किसी 6 रुकनी पार्टी डंजन जैसा सलूक कर रहा हो। ताहम हालात जैसे थे, वो वाकई सैफ अली के फैसले से बहस नहीं कर सकती थी। जीरो विंग ने न सिर्फ ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन को मदऊ किया था, बल्कि इसने इन लीडिंग सिविल की मदद भी हासिल कर ली थी। आखिरकार उसने इस मौका को इस्तेमाल करने का फैसला जीरो विंग पर छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद सैफ अली ने इक्लिप्स थर्वन का हील मोड मुंतखब किया। इसकी टीम के अराकीन के चेहरों पर शकूक व शुबहात के तासुरात थे,
जब वो इस शख्स के पीछे इस खौफनाक ढांचे वाले सर में दाखिल हुए जो कदीम किले के दरवाजे के सामने नमूदार हुआ था। हील मोड, क्या मुझे वहम हो रहा है? क्या जीरो विंग के अराकीन पागल हैं? वो दरहकीकत हील मोड इक्लिप्स थर्वन पर हमला करना चाहते हैं। ज्यादातर मुख्तलिफ सुपर पावर्स अब भी लेवल 50 के 100 रुकनी हार्ड मोड टीम डंजन्स का फर्स्ट क्लियर हासिल करने के लिए जिदोजहद कर रही है। खैर, जीरो विंग स्टार मून किंगडम की नंबर 1 गिल्ड है। चूंकि वो डंजन में दाखिल होने की हिम्मत करते हैं, इसलिए उन्हें इसे क्लियर करने का कुछ तो यकीन होना चाहिए। यकीन? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, हम 200 रुकनी टीम डंजन के हील मॉड के बारे में बात कर रहे हैं, न कि 50 रुकनी टीम डंजन की। जंगल में मौजूद एडवेंचरर्स ने सैफ अली की टीम को डंजन में गायब होते देखने के बाद एक गर्मा गर्म बहस शुरू कर दी। वो सब बहुत उलझन में थे कि जीरो विंग हील मॉड इक्लिप्स थर्वन पर हमला करने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेगा। दरी असना इक्लिप्स थर्वन के अंदर एक बार जब सैफ अली और दीगर किले में दाखिल हुए तो उन्हें अपने पांचों हवास सुस्त महसूस हुए। सुनकुनरन गैस ने उन्हें घेर लिया जो मुसलसल उनका स्टेमिना कम कर रही थी। अर्ध गिर्द का माना भी किले के बाहर की निस्बत नुमायां तौर पर कम घना था। उसने खिलाड़ियों की उनकी स्किल्स और स्पील्स के साथ कारकर्दगी को कम कर दिया। अगरचे घनी सुनकुनरन गैस और पतला अर्ध गिर्द का माना तशवीशनाक था, लेकिन एक बार जब उन्होंने डंजन में घूमने वाले सुनकुनरन राकेशों को देखा तो ये अवामिल बहुत कम अहमियत के हामिल हो गए। रोसियो ज़ूम्बी इन डेड लॉर्ड लेवल 56 HP 13-000/13-0000000। क्रोसियो इबोमिनेशन इन डेड ग्रेट लॉर्ड लेवल 56 HP 37-000/37-0000000। क्रोसियो अर्थ ड्रैगन इन डेड ग्रैंड लॉर्ड लेवल 56 HP 90-000/90-0000000। उनके सामने गलियों में बाआसानी 10,000 से ज्यादा सुनकुनरन राकुशस घूम रहे थे। मजीद बरा, इन राकेशों ने गश्ती दस्ते बना लिए थे और गलियों में मार्च कर रहे थे। राकेशों की बड़ी तादाद के अलावा आगे किले की दीवारों पर रैपिड फायर बिलिस्टर्स नस्ब किए गए थे। इन जंगी हथियारों में से हर एक पर मुताद्दिद क्रोसियो ज़ूम्बीज तैनात थे और जैसे ही उन राकेशों को उनकी टीम का पता चलता, उन्हें शदीद बमबारी का सामना करना पड़ता। इन खिलाड़ियों को ऐसा लगा जैसे वो किसी डंजन के हमले पर नहीं, बल्कि सुनकुनरन राकेशों की फौज के खिलाफ किसी सलीबी जंग पर हो। ये फर्क इतना बड़ा क्यों है? अनमोल शहजादी के चेहरे पर संजीदा तासुरात थे जब उसने किले को घेरे हुए सुनकुनरन फौज को देखा। उसने पहले भी एक सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन को चैलेंज किया था, लेकिन उसकी टीम ने यह एहसास होने के बाद जल्दी से कोशिश तर्क कर दी थी कि वो पहले बास का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी टीम कम अज कम हुजूम को साफ करने और पहले बास तक पहुंचने के काबिल तो थी। ताहम यहां इसे ये भी यकीन नहीं था कि वो हुजूम में से गुजर सकेंगे। अगरचे इसने जिस सुपर लार्ज स्केल हार्ड मोड टीम डंजन को चैलेंज किया था उस पर बहुत से राकेशों का कब्जा था, लेकिन उसकी टीम को इतनी मुबालगा आमेज तादाद का सामना नहीं करना पड़ा था जितना अब करना पड़ रहा था। यहाँ एक गश्ती दस्ते में बाआसानी 300 से ज्यादा राकुशस मौजूद थे। इन राकेशों में सबसे कमजोर एक लॉर्ड था। यहाँ तक कि दो माहिरीन की 200 रुकनी टीम को भी 300 से ज्यादा लॉर्ड्स, ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स के खिलाफ सख्त मुश्किल पेश आएगी। मजीद बरा, इस डंजन के माहौल ने खिलाड़ियों को अपनी मुकम्मल जंगी ताकत का मुजाहिरा करने से रोक दिया। उन्हें किले की दीवारों पर नस्ब जंगी हथियारों की भी फिक्र करनी थी। अगर उन्होंने गलती से राकेशों की दूसरी लहर को रागिब कर लिया तो उनके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हम इस फौज में से लड़कर अपना रास्ता नहीं बनाने वाले, क्या हम ऐसा करेंगे? इन लीडिंग हार्ट ने राकेशों और रैपिड फायर बिलिस्टर्स का जायजा लेते हुए खुद पर शदीद दबाव महसूस किया, लेकिन सैफ अली के पिछले एतमाद को देखते हुए इस शख्स के जहन में इन रुकावटों को उबूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। यकीनन नहीं, सैफ अली ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हम किले में धावा बोल रहे हैं। इन राकेशों के बीच में से सीधा धावा बोलना? इन लीडिंग हार्ट ने हैरत ज़दा होकर पूछा जब इसने अपने सामने गलियों में मौजूद राकेशों की तरफ इशारा किया। एक लम्हे के लिए उसने यहां तक सोचा कि क्या सैफ अली वाकई जीरो विंग का गिल्ड लीडर है। क्या आपको यकीन है? हाँ,
अगर हम इन राकेशों को आहिस्ता आहिस्ता साफ करने की कोशिश करते हैं तो पहले बास तक पहुंचने से पहले ही हमारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, सैफ अली ने परज़्म अंदाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हर कोई उन अशिया का इस्तेमाल करे। ये कहते हुए सैफ अली ने अपने तैयार करदा ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर पोशनर्स निकाले और उन्हें टीम के हर फर्द में तकसीम कर दिया। अगर खिलाड़ी हील मोड इक्लिप्स थर्वन पर हमला करना चाहते थे तो उन्हें अपने पांचों हवास, माना और स्टेमिना को बहाल करने की जरूरत थी। बसूरत दीगर वो पहले बास से मिलने से पहले ही फना हो जाएंगे। एक सपर लार्ज स्केल टीम डंजन पर हमला करना लार्ज स्केल टीम डंजन से मुख्तलिफ था। डंजन के हमले की बजाय इसे एक छोटी जंग कहना ज्यादा मुनासिब था। सबसे अहम बात यह है कि एक टीम 200 खिलाड़ियों तक महदूद थी। इतने बड़े अददी नुकसान के बावजूद वहशियाना ताकत के साथ डंजन को क्लियर करने की कोशिश करना तकरीबन नामुमकिन होगा। कम अज कम इसकी टीम के मौजूदा मेयार के साथ ऐसा कारनामा नामुमकिन था। जब वहशियाना ताकत कोई काबिले अमल ऑप्शन नहीं थी तो एक टीम को अपनी तादाद का इस्तेमाल करते हुए और सही वक्त पर मुनासिब कुर्बानियां देकर डंजन पर हमला करना होगा। ऐसा करने से डंजन को क्लियर करना मुमकिन था, अगरचे ये थोड़ा जालिमाना था। ताहम इस बार सैफ अली का ऐसा तरीका इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इसका मंसूबा कदरे ज्यादा जोरदार था। अगरचे अनमोल शहजादी और इन लीडिंग हार्ट अब भी सैफ अली के एतमाद पर यकीन करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ये सोचे बगैर न रह सके कि क्या वो इतने ही महफूज हैं जितना सैफ अली ने दावा किया था जब उन्होंने राकेशों को गलियों पर छाते हुए देखा। ये क्या है? जब अनमोल शहजादी, इन लीडिंग हार्ट और टीम के दीगर अराकीन को ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर मिले तो उन्हें समझ नहीं आया कि सैफ अली का क्या इरादा है। ताहम दोनों अशिया के एट्रीब्यूट पैनल्स का मुआयना करने के बाद उनके मुंह से हैरत की सिसकियां निकल गईं। चैप्टर 1799 एक और मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आपके पास उन अशिया में से मजीद मौजूद हैं? इन लीडिंग हार्ट अपने हाथों में मौजूद ऑलराउंडेड डिवाइस और एल्विन सिल्वर का मुआयना करने के बाद पूछे बगैर न रह सका। अगर आपके पास इजाफी हैं तो मैं कुछ खरीदना चाहूंगा। आम खिलाड़ी शायद ऑलराउंडेड डिवाइस और एल्विन सिल्वर की कदर को ना पहचाने, लेकिन वो सुपर पावर्स के लिए मुकम्मल खजाने थे। जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचते उन्हें कम माना कसाफत वाले माहौल का ज्यादा कसरत से सामना करना पड़ता। कुछ शदीद माहौल तो डी बफ्स भी लगाते थे, फिर भी ये मकामात अक्सर आला वसाइल वाले नक्शे या आला दर्जे की कोर्ट्स की जगहें होती थीं। ऐसे नक्शों से निमटना अक्सर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को दर्दनाक सरदर्द में मुब्तला कर देता था। ताहम अब भी उन्हें कोई हल नहीं मिला था। सैफ अली ने अभी जो ऑलराउंडेड डिवाइस और एल्विन सिल्वर दिए थे उन्होंने इत्तेफाक से इन तमाम मसाइल को हल कर दिया था। ऑलराउंडेड डिवाइस ने अपने सारिफ को माना की कसाफत में इजाफे के अलावा एट्रीब्यूट्स में 5% इजाफा भी फराहम किया। मेरे पास अब भी कुछ बाकी हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत नायाब हैं इसलिए वो सस्ते नहीं होंगे, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो हर ऑलराउंडेड डिवाइस के लिए 300 मैजिक क्रिस्टल्स और एल्विन सिल्वर की हर बोतल के लिए 100 मैजिक क्रिस्टल्स होंगे। आपको कितने चाहिए? ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर पोशनर्स खरीदने में इन लीडिंग हार्ट की दिलचस्पी ने सैफ अली को जरा भी हैरान नहीं किया। सुपर पावर्स का असर और रसूख का दायरा वसी था, लिहाजा उन्हें आम गिल्ड्स की निस्बत कम माना वाले माहौल का ज्यादा कसरत से सामना करना पड़ेगा। अगर इन लीडिंग हार्ट उन्हें खरीदना चाहता था तो वो भी इस मौका को इस्तेमाल करके एक छोटी सी दौलत कमा सकता था। ये इतने महंगे हैं। इन लीडिंग सिविल के अराकीन दोनों अशिया की कीमतें सुनकर दंग रह गए। वो इस बात पर भी हैरान थे कि जीरो विंग ने सिर्फ इक्लिप्स थर्वन पर हमला करने के लिए इतने सारे ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर तैयार किए थे। ठीक है, मुझे 100 ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर की 100 बोतलें चाहिए, इन लीडिंग हार्ट ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। आपको इतने सारे चाहिए? सैफ अली उन लीडिंग हार्ट की फयाजी पर हैरान था। इस लेन देन की मालियत दर हकीकत 40,000 मैजिक क्रिस्टल्स थी। आपके पास इतने नहीं हैं? इन लीडिंग हार्ट ने सैफ अली की तरफ देखते हुए अपनी भनवें कदरे सुकेड़े। इन लीडिंग सिविल के लिए ऑलराउंडेड डिवाइस और एल्विन सिल्वर का बहुत इस्तेमाल था और उन लीडिंग हार्ट ने अंदाजा लगाया कि इसकी गिल्ड के मकसद के लिए हर एक के 100 काफी होने चाहिए। मेरे पास इस वक्त स्टॉक में इतने नहीं हैं। मुझे यकीन है कि अब पहचानते हैं कि ये अशिया कितनी कीमती हैं।
उन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको इतने सारे चाहिए तो मुझे डर है कि उन्हें तैयार करने के लिए मुझे कुछ दिन दरकार होंगे, सैफ अली ने सच्चाई से जवाब दिया। अल-रानडेड डिवाइस और एल्विन सिल्वर दोनों को तैयार करने में काफी वक्त लगता था और उनकी पैदावार की कामयाबी की शरह बहुत ज्यादा नहीं थी। फिलहाल इसके पास हर एक के सिर्फ 1 दर्जन ही बाकी थे। हर शय के 100 तैयार करने में काफी वक्त लगेगा। कुछ दिन, कुछ ज़हनी हिसाब किताब के बाद इन लीडिंग हार्ट ने कहा, ये ठीक है, अगर आप 3 दिन के अंदर स्टॉक हासिल कर सकते हैं तो मैं आपको इजाफी 5000 मैजिक क्रिस्टल्स पेश करूंगा। जैसे ही इन लीडिंग हार्ट ने अपना बयान खत्म किया, अनमोल शहजादी बोल पड़ी, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे भी हर शय के 200 चाहिए, लेकिन मेरे पास वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। ये ठीक है जब तक आप उन्हें मेरे लिए तैयार कर सकें। इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी की पेशकशें सुनकर सैफ अली के पास अल्फाज नहीं थे। इसकी मांगी गई कीमत पहले ही नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी और रानडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर में इतनी दिलचस्पी लेंगे। उसने इक्लिप्स थर्वन में सिर्फ 2 अशिया को जाहिर करके 2 बड़े ऑर्डर्स हासिल कर लिए थे। एक बार जब वो उन ऑर्डर्स को पूरा कर लेगा तो वो 1 लाख से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स कमा लेगा। आमदनी का ये बहाव मैजिक क्रिस्टल्स के लिए मानाटाइट की कानकनी से कहीं ज्यादा तेज था। इसके बाद सैफ अली के हुक्म की तामील करते हुए हर एक ने अल-रानडेड डिवाइस को लेस किया और उन्हें मिलने वाला एल्विन सिल्वर पी लिया। इस दौरान सैफ अली ने इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे ये यकीन दहानी हुई कि एक बार जब वो अशिया तैयार कर लेगा तो वो दोनों अपनी बात से मक नहीं सकेंगे। एल्विन सिल्वर पीने के बाद न सिर्फ टीम के खिलाड़ियों ने बहुत हल्का महसूस किया, बल्कि उनके 5 हवास भी बहाल हो गए। सबसे अहम बात यह है कि उनके स्टेमिना की खपत की शरह में जबरदस्त कमी आई थी। अब इन खिलाड़ियों ने अपने लिए इंतजार करने वाले राकेशों को देखते हुए ज्यादा पुरएतिमाद महसूस किया। एक बार जब टीम तैयार हो गई तो सैफ अली ने इसकी तश्कील को मुनज़्ज़म किया। कोला, टर्टल डोव और ये वोमियान टीम की क़यादत करेंगे, जबकि दीगर 2 एमटीज टीम के अतराफ की हिफाजत करेंगे। बाकी मैली खिलाड़ी टीम के रेंजर डीपीएस और हीलर्स की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। दरीं असना, रेंजर डीपीएस अपने सिपीलिस और स्किल्स के साथ आने वाले राकेशों को दूर धकेलने और सुस्त करने के जिम्मेदार होंगे। टीम की तैयारी के बाद और सैफ अली की कमान में इन खिलाड़ियों ने किले के मरकजी दरवाजे की तरफ धावा बोल दिया। बगैर किसी हिचकिचाहट के कोला, टर्टल डोव और ये वोमियान ने अपनी शील्ड्स को सुनकुनरन राकेशों से टकरा दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका रास्ता रोकने वाले कोरोसियो ज़ूम्बीज और कोरोसियो इबोमिनेशंस एक तरफ गिर गए। तीनों एमटीज की जानिब से दिखाई गई ताकत ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के 2 एमटीज को दंग कर दिया। वो सब 2 एमटीज थे, इसलिए वो जानते थे कि एक 2 एमटी के पास किस किस्म की ताकत होनी चाहिए। उनके आलात गेम के इस मरहले पर दस्तयाब बेहतरीन होने चाहिए और उनकी ताकत इसी लेवल के हाई लॉर्ड से सिर्फ थोड़ी ही ज्यादा थी। वो अब भी इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर भी जीरो विंग की एमटी तीनों ने बासानी ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले कोरोसियो इबोमिनेशंस को एक तरफ धकेल दिया। इससे साबित हुआ कि एमटी तीनों की ताकत कितनी ज्यादा थी, दीगर एमटीज से कहीं ज्यादा। एक लम्हे बाद एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले कोरोसियो अर्थ ड्रैगन ने टीम की तरफ धावा बोल दिया, लेकिन राकुशस के करीब आने के बावजूद कोला ने रफ्तार बढ़ाई, क्योंकि इसकी तलवार के साथ चांदी के इलाही रानज रोशन हो गए। उसने ग्रैंड लॉर्ड के करीब आते हुए पंजे का मुकाबला करने के लिए ब्लेड लहराया। बूम! जैसे ही किले में एक धमाके की आवाज गूंजी, चिंगारियां बखर गईं, जो कोला और उसके दुश्मन के गिर्द नाच रही थीं। कोरोसियो अर्थ ड्रैगन 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया, जबकि कोला बगैर किसी नुकसान के अपनी जगह पर साबित कदम खड़ा रहा। इस मंजर ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के अराकीन को हक्का बक्का कर दिया, जो खुले मुंह के साथ देख रहे थे। ये गार्डियन नाइट कौन है? इन लीडिंग हार्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इन लीडिंग हार्ट ने एपिक आलात के मुतादिद टुकड़े पहने हुए थे और वो एक मैजिक वेपन चलाता था। वो एक बरसरिकर भी था, वो क्लास जो 12 अहम क्लासेस में गेम में सबसे ज्यादा ताकत रखने के लिए मशहूर थी। ताहम इन तमाम अवामिल के बावजूद इसकी ताकत एक जारहाना शकल इस्तेमाल करने के बाद भी इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड के बराबर थी। ताहम कोला ने अभी एक लेवल 56 के ग्रैंड लॉर्ड को पीछे धकेल दिया था। मजीद बरआं
उसने बरसरक शकल इस्तेमाल किए बगैर ऐसा किया था। गार्ड्स डोमेन में शामिल होने के बाद यह पहला मौका था जब इन लीडिंग हार्ट की मुलाकात इतने ताकतवर गार्डियन नाइट से हुई थी। ताहम जीरो विंग के अराकीन के लिए ये एक आम वाकया था। कोला के पास एक 3 माना वेपन था और अगर वो हथियार की शकल को फाल करता तो लेवल 56 के ग्रैंड लॉर्ड को दबाना बच्चों का खेल होगा। कोरोसियो अर्थ ड्रैगन के पीछे लड़खड़ाने के बाद टीम ने कोला और दीगर की पैरवी की और मुसलसल आगे बढ़ती रही। खुशकिस्मती से रैपिड फायर बिलिस्टर्स के हमलों से टीम को कोई खतरा नहीं था। हर रुकन एक माहिर था और अब जबकि उन्होंने अपने 5 हवास बहाल कर लिए थे, ब्लस्टा के हमलों से बचना आसान था। MT तीनों के पीछे चलते हुए टीम 10 मिनट से भी कम वक्त में किले के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गई। हैरत अंगेज तौर पर जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो उनका पीछा करने वाले सुनकुनरन दरिंदे मुड़े और भाग गए। राकुशस अजीब तौर पर किसी चीज से खौफजदा लग रहे थे। हम किले तक पहुंच गए, बस ऐसे ही। जब सब ने पीछे मोड़कर हजारों पीछे हटते हुए सुनकुनरन दरिंदों को देखा तो उन्हें जो कुछ हो रहा था इस पर यकीन करना मुश्किल लगा। ये किसी अजीब ख्वाब जैसा लग रहा था। तो क्या ये सौरूड किंग की ताकत है? जब इन लीडिंग हार्ट ने बिल्कुल महफूज टीम के अर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उसे कमोबेश एहसास हो गया कि सैफ अली इक्लिप्स थर्वन में खुद को मरवाने नहीं आया था। वो दर हकीकत यहां कामयाब होने के लिए पुरएतमाद था। इन लीडिंग हार्ट के अंदाजों के मुताबिक अगर उन्होंने किले की तरफ रास्ता बनाने की कोशिश की होती तो टीम को किले के दरवाजों तक पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता था। फिर भी सैफ अली ने इस वक्त को कम करके 7 मिनट कर दिया था। मजीद बड़ा, टीम बगैर किसी जानी नुकसान के दरवाजों तक पहुंच गई थी। इन लीडिंग हार्ट को बिलाखिर एहसास हुआ कि जीरो विंग किसी पस मंजर हिमायत के बगैर इतनी जल्दी फर्स्ट रेट गिल्ड के मैयार तक कैसे पहुंच गया था। ठीक है, इतना आराम काफी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, सैफ अली ने इस वक्त कहा जब टीम अपनी मुख्तसर दौड़ से ज्यादातर सेहतयाब हो चुकी थी। किले में दाखिल होने के बाद टीम का सामना बहुत कम राकुशों से हुआ था, अगरचे ये राकुशस नुमाया तौर पर आला मेयार के थे। किले के अंदर ज्यादातर राकुशस ग्रेट लॉर्ड्स थे, जिनमें ग्रैंड लॉर्ड्स भी कसरत से जाहिर होते थे। ताहम 202 माहिरीन के खिलाफ जो कम माना वाले माहौल और सुनकुनरन गैस से मुतासिर नहीं थे, ये राकुशस कोई मसला नहीं थे। ग्रैंड लॉर्ड्स 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं टुक सके। कुदरती तौर पर राकुशों की लूटमार गैर मामूली थी। गिरने वाली सबसे अदिन अशिया फायर रेजिस्टेंस अशिया तैयार करने के लिए नायाब मवाद थी। अगर टीम खुशकिस्मत होती तो राकुशस लेवल 55 के फाइन गोल्ड फायर रेजिस्टेंस आलात भी गिरा देते। जब तक टीम पहले बास तक पहुंची, इस तरह के कल 6 आलात के टुकड़े गिर चुके थे, जिसने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के हसद को भड़का दिया। लेवल 55 के फाइन गोल्ड आलात लेवल 50 के डार्क गोल्ड आलात के बराबर थे। इन खिलाड़ियों की अपनी सुपर पावर्स के 2 माहिरीन के तौर पर पोजीशन के बावजूद उनके पास लेवल 50 के डार्क गोल्ड आलात के सिर्फ चंद टुकड़े थे और फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले डार्क गोल्ड आलात तो इससे भी कम थे। 1 घंटे से ज्यादा लड़ने और आगे बढ़ने के बाद टीम किले के अंदर एक बड़े मैदान में पहुंच गई। मैदान में ऊंची दीवारें और स्टील के पिंजरे कतार में लगे हुए थे और उसके मरकज में एक 5 मीटर लंबा ह्यूमना राकुशस खड़ा था। राकुशस गहरे सुर्ख रंग की जरा बख्तर पहने हुए था और उसके दोनों हाथों में एक हाथ वाली कुल्हाड़ी थी। राकुशस की बेहिस व हरकत हालत के बावजूद इससे एक शदीद चमक खारिज हो रही थी, जिसने देखने वाले खिलाड़ियों को खौफजदा कर दिया। टर्विल हीरो ह्यूमना कुरीचर मीथक लेवल 57 HP 500,000/500,000 टर्विल हीरो के अदाद व शुमार देखकर हर किसी ने गैर इरादी तौर पर थूक निगला, जो उनके खौफ से सरायत कर गया था। टर्विल हीरो न सिर्फ एक हकीकी मीथक राकुशस था, बल्कि इसका घर एक टीम डंजिन होने की वजह से इसके एट्रीब्यूट्स में भी इजाफा हुआ था। टीम के अराकीन की जानिब से एक लम्हे के लिए टर्विल हीरो का मुआयना करने के बाद उन्होंने बास के सर के ऊपर लटकते हुए स्टील के पिंजरे को देखा। वो क्या है? एक ट्रेजर चेस्ट। वो एक ट्रेजर चेस्ट होना चाहिए, अगरचे मैं उसका रैंक नहीं बता सकता। ये दुरुस्त नहीं है। एक आम ट्रेजर चेस्ट या तो लकड़ी का बना होता है या धात का, लेकिन वो ट्रेजर चेस्ट मुकम्मल तौर पर मैजिक क्रिस्टल्स से बना है।
ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लिडिंग सिविल के अराकीन स्टील के पिंजरे के अंदर ट्रेजर चेस्ट दरियाफ्त करने के बाद एक गर्मागर्म बहस में पड़ गए, लेकिन जब सैफ अली ने ट्रेजर चेस्ट को देखा तो उसकी आंखें जोश से चमक उठीं। एक मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट, चैप्टर 1800 पुरतशद्दुद एमटी। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा ट्रेजर चेस्ट देखा है। इसका रैंक किया है। ये एक सुपर लार्ज स्केल हिल मॉड टीम डंजन है। अब से जैसे भी देखें वो ट्रेजर चेस्ट डार्क गोल्ड रैंक का होना चाहिए। ये एक एपिक ट्रेजर चेस्ट भी हो सकता है। टीम ने खून आलूद आंखों से मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट को घूरते हुए अपने अंदाजों पर बहस शुरू कर दी। यहां तक कि अनमोल शहजादी और इन लिडिंग हार्ट ने भी ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखते हुए हसद की एक कसक महसूस की। अगरचे वो ट्रेजर चेस्ट का सही रैंक नहीं जानते थे, लेकिन ये कोई मामूली चीज नहीं होनी चाहिए। ट्रेजर चेस्ट्स अक्सर बास से गिरने वाली अशिया से बेहतर लूट मार पेश करते थे। दूसरे लफ्जों में, इस ट्रेजर चेस्ट को महफूज करना इस सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन में एक इजाफी बास को मारने के बराबर था। यकीनन सैफ अली बेहद खुश था। अपने साथियों के बरक्स, वो जानता था कि एक मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट कितना कीमती होता है। ये यकीनी तौर पर एक एपिक ट्रेजर चेस्ट से कहीं ज्यादा कीमती था। मजीद बरना, ये मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यहां तक कि सुपर पावर्स भी अंदर मौजूद अशिया पर पागल हो जाएंगी। क्या ये इक्लिप्स थर्वन पर हमला करने वाली पहली टीम होने का इनाम हो सकता है? सैफ अली ने मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखते हुए सोचा। उसने माजी में अपने दौरों के दौरान डंजन में कोई ट्रेजर चेस्ट नहीं देखा था, यहां तक कि जब इसने हील मॉड वर्जन पर हमला किया था। टीम की जानिब से मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट के बारे में अपनी बहस खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी तवज्जो मैदान में खड़े टर्विल हीरो की तरफ मबजूल कर ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेजर चेस्ट की कितनी ही ख्वाहिश रखते थे, वो इस तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। पिंजरे को खोलने के लिए उन्हें एक चाबी की जरूरत होगी, और ये वाज़ेह था कि वो ये चाबी सिर्फ अपने सामने मौजूद बास को शिकस्त देकर ही हासिल कर सकते हैं। ताहम जब ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लिडिंग सिविल के अराकीन ने बेहिस व हरकत टर्विल हीरो की तरफ देखा तो वो ऊंची आवाज में थोक निगले बगैर न रह सके और उनकी नजरों में खौफ लूट आया। फिर दो तक पहुंचने के बावजूद उन्हें अब भी मिथक राकेशों का फितरी खौफ था। उनके पिछले मुकाबले सदमा पहुंचाने वाले थे। इस रैंक के राकुशस महज नाकाबिले शिकस्त थे। मजीद बरा, हील मॉड डंजन के बासेस में से एक के तौर पर टर्विल हीरो के हर पहलू को बढ़ा दिया गया था, खास तौर पर उसकी एचपी को। हार्ड मोड के मुकाबले में हील मॉड टर्विल हीरो के पास कम अज कम 40% इजाफी एचपी होनी चाहिए। इससे टीम को जिस दबाव का सामना करना पड़ा इसमें काफी हद तक इजाफा हुआ। ताहम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लिडिंग सिविल के अराकीन के रद्द अमल के बरक्स जीरो विंग के अराकीन टर्विल हीरो के सामने निस्बतन पुरसुकून लग रहे थे। वो मामूल की तरह पुरसुकून थे। इन लिडिंग हार्ट जीरो विंग के अराकीन की जानिब से रद्द अमल की इस कदर कमी देखकर हैरान था। मौजूद इन लिडिंग सिविल के तमाम अराकीन के पास सख्त जंगी तजुर्बात का अपना हिस्सा था, लेकिन तजुर्बे की दौलत के बावजूद वो टर्विल हीरो का सामना करने के बारे में अपनी परेशानी पर काबू नहीं पा सके। और फिर भी जीरो विंग के अराकीन इतने पुरसुकून थे। क्या उन्हें लगता है कि वो टर्विल हीरो को हरा सकते हैं? एक लम्हे के लिए जीरो विंग के अराकीन का जायजा लेते हुए इन लिडिंग हार्ट को एहसास हुआ कि न सिर्फ वो परेशान नहीं थे, बल्कि वो बास को शिकार का पीछा करने वाले शिकारियों की तरह देख रहे थे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हमें इस बास पर कैसे हमला करना चाहिए? क्या हमें पहले इसकी स्किल्स और जंगी तरीकाकार को आजमाना चाहिए? अनमोल शहजादी ने पूछा। आमतौर पर जब किसी ऐसे बास राकुशस का सामना करना पड़ता है जो मुमकिना तौर पर एक ही हमले में पूरी टीम को फना कर सकता हो, तो खिलाड़ी बास के जंगी तरीकाकार और स्किल्स की जांच पड़ताल के लिए थोड़ी तादाद में खिलाड़ियों को भेजते थे ताकि वो असल हमले के लिए एक बेहतर बुनियाद कायम कर सकें। बेहतर है कि हम ऐसा न करें। ये एक मिथक बास है। अगर हम बहुत कम खिलाड़ी भेजते हैं तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसके बजाय हम EXP ज़ाय कर रहे होंगे। आइए बस हमला शुरू करते हैं, सैफ अली ने अपना सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने हुक्म दिया, कोला, टर्टल डोव, अब दोनों बारी बारी बास को टैंक करेंगे। दीगर MTs किसी भी वक्त उनकी जगह लेने के लिए तैयार रहें। मेली DPS पीछे रहें और फी अलहाल हमले रेंजर DPS पर छोड़ दें। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के बाद अंदर जाएं कि ये महफूज है। ये
अनमोल शहजादी सैफ अली की हिदायत पर हैरान हुए बगैर न रह सकी। इसके अहकामात बहुत बेदिली से महसूस हुए। ऐसा लगता था जैसे इसने पहले ही जंग से हार मान ली हो। इन लीडिंग हार्ट ने भी सैफ अली को इसी तरह उलझन भरी नजरों से देखा। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि सैफ अली कोई माहिर है या बेवकूफ। हमले के आगाज के दौरान सैफ अली की हिदायत दुरुस्त और मुअस्सर थीं, फिर भी वो शख्स अब इतने सरसरी अहकामात दे रहा था। अगरचे जांच पड़ताल के बगैर हमला शुरू करने से उनके गिल्ड के अराकीन बच जाएंगे, गैर जरूरी अमवात से गुरेज करेंगे जो उनकी शिरकत को खतरे में डाल सकती है, लेकिन आंखें बंद करके टीम को जंग में भेजना लापरवाही और नुकसानदेह दोनों था। ताहम अनमोल शहजादी और इन लीडिंग हार्ट जो नहीं जानते थे वो ये था कि सैफ अली पहले ही टर्विल हीरो की स्किल्स और जंगी तरीकाकार से वाकिफ था। टर्विल हीरो एक खालिस जंगजू था। ये कोई स्पीलिज नहीं चलाता था, लेकिन इसमें खौफनाक ताकत और चुस्त हरकत थीं। सबसे अहम बात यह है कि इसके पास पीसू शकल सेल्फ रीजनरेशन मौजूद थी। यही शकल वो वजह थी जिसकी बना पर टर्विल हीरो ने इक्लिप्स थर्वन के इंडाइंग गेटकीपर का खिताब हासिल किया था। सेल्फ रीजनरेशन ने टर्विल हीरो को भारी जख्मों से तेजी से सेहतयाब होने की इजाजत दी। इस शकल ने इस बात को यकीनी बनाया कि टर्विल हीरो की जंगी ताकत मुतासिर न हो सके। मजीद बरा आम बासिस के बरक्स, जिनकी जंगी बहाली हर 5 सेकंड में उनकी 1% HP बहाल करती थी, टर्विल हीरो हर 5 सेकंड में अपनी 2% HP दोबारा पैदा करता था। ये जितनी देर तक लड़ेगा इतनी ही ज्यादा ताकत भी हासिल करेगा। खुशकिस्मती से ये इस पावर अप को हर 5 मिनट में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसकी कोई बालाई हद नहीं थी। इस पीसू शकल की वजह से इक्लिप्स थर्वन में लातादाद टीमों की पेशरफ्त रुक गई थी। इक्लिप्स थर्वन में किसी और बास ने टर्विल हीरो की तरह टीम की खाम ताकत का इम्तिहान नहीं लिया। इस बास पर हमला करते वक्त तकनीक इतनी अहम नहीं थी। खिलाड़ियों को बस अपने पास मौजूद हर चीज से हमला करना था और दुआ करनी थी कि उनके पास काफी DPS हो। इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी के तबसरों का इंतजार किए बगैर कोला और टर्टल डोव ने आगे की तरफ धावा बोल दिया। ये देखकर ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के MTs ने बेबसी से जीरो विंग के दोनों MTs के पीछे जाने से पहले चंद हिचकिचाहट भरी निगाहों का तबादला किया। जब कोला और टर्टल डोव टर्विल हीरो से 100 गज से भी कम फासले पर थे तो मुअख्खर अल जिक्र ने अचानक अपनी आंखें खोल दे। जब उसकी नजर दोनों MTs पर पड़ी तो बास ने एक तंजिया मुस्कुराहट जाहिर की और धाड़ा, अहमक चैलेंजर्स, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लॉर्ड अरमास की फौज के सबसे मजबूत जंगजू को शिकस्त दे सकते हो? फिर टर्विल हीरो ने अपनी कुल्हाड़ियां कोला और टर्टल डोव पर फेंके। शिवा शिवा 2-4 मीटर लंबी कुल्हाड़ियां टर्विल हीरो के हाथों से उड़ी और घूमते हुए ब्लेड्स में तब्दील हो गईं जब वो कोला और टर्टल डोव की तरफ बढ़ी। जैसे ही कुल्हाड़ियों ने हुआ को चीरा, उन्होंने अपने पीछे लंबी गहरी काली लकीरें छोड़े। बच्चों, इन लीडिंग हार्ट ने घबराहट में चलाया। वो हमले जो खलाई दरारों का सबब बनते थे वो इसी लेवल के मीथक राकेशों को भी खतरे में डाल सकते थे। अगर मौजूदा खिलाड़ियों को ऐसा हमला मौसूल होता, यहां तक कि कोला और टर्टल डोव जैसे ताकतवर MTs को भी, तो वो मुमकिना तौर पर फौरन मर जाते। ताहम इससे पहले कि कुल्हाड़ियां इन MTs तक पहुंचती, टर्टल डोव खिसक कर कोला के सामने आ गई। एक सियाह चमक खारिज करते हुए इसके एट्रीब्यूट्स आसमान को छूने लगे जब इसने पावर ऑफ डार्कनेस को फाल किया, जिसके बाद उसने अपनी तलवार दोनों उड़ती हुई कुल्हाड़ियों पर लहराई। चांदी के इलाही रानज ने टर्टल डोव की लंबी तलवार को रोशन कर दिया, जिसने एक शानदार कौस बनाई जब उसने दोनों बड़ी कुल्हाड़ियों को काट गिराया। बूम बूम, 2 धमाकों के साथ कुल्हाड़ियां जमीन पर गिर गईं। जहां तक टर्टल डोव का ताल्लुक है, इसे अपना मौकिफ मुस्तहकम करने के लिए 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर किया गया था। इसी वक्त इसके सर के ऊपर 20,000 से ज्यादा के 2 नुकसानात जाहिर हुए। ताहम टर्टल डोव के लिए, जिसके पास पावर ऑफ डार्कनेस को फाल करने के बाद 1,40,000 HP थी, ये नुकसान काबिले बर्दाश्त था। दरीं असना पिछली लाइन के हिलर्स ने, जो एक तवील अरसे से इस लम्हे के लिए तैयार थे, कई हीलिंग स्पिल्स जारी किए, जिससे टर्टल डोव की HP फौरन मुकम्मल बहाल हो गई। ये क्या हो रहा है? उसने अकेले ही दोनों हमलों को रोक दिया। मुझे वहम तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसने इतनी आसानी से उन हमलों को कैसे रोक लिया?
क्या वो वाकई एक मीथक राक्षस है? क्या तुमने गौर नहीं किया कि इसने अपनी बरसरक शकल को फाल किया था? यहां तक कि अगर ऐसा ही है तो उसे किसी मीथक राक्षस के खिलाफ खड़ा होने के काबिल नहीं होना चाहिए। मजीद बरा, बॉस ने एक शकल का इस्तेमाल किया। इन हमलों को यकीनी तौर पर बढ़ाया गया था। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल दोनों के अराकीन ने टर्टल डोव को हक्का बका होकर देखा, जिसने बॉस की तरफ अपना धावा दोबारा शुरू कर दिया था। जब टर्विल हीरो ने जवाब में इस पर धावा बोला तो टर्टल डोव चमकते हुए मुस्कुराई। आओ। जब दोनों अतराफ के दरमियान 30 गज से भी कम फासला रह गया तो टर्टल डोव ने स्टील क्राउन की इजाफी शकल स्टील इम्पैक्ट को फाल किया। अचानक इसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। अपनी शील्ड उठाते हुए वो एक अक्स में तब्दील हो गई। एक लम्हे बाद वो टर्विल हीरो के सामने नमूदार हुई और अपनी शील्ड को बॉस से टकरा दिया। फौरन टर्विल हीरो 20 गज से ज्यादा पीछे उड़ गया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।